सो हाय एवरीवन, दिस इज योर कॉमर्स कंपेनियन। और बाकी जब तक समझ के तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। तो बस इसी पॉजिटिव बिलीफ के साथ करते हैं आज की शुरुआत। तो शुरू करेंगे हम आपके सबसे बड़े चैप्टर नंबर 4। कौन सा है सर? वो बिजनेस सर्विसेज। ये चैप्टर लगभग 20 से 27 मार्क्स के लिए आ सकता। ये आपके पूरे सिलेबस का सबसे बड़ा हत्ती है और इसको अब हम स्टार्ट करेंगे। ठीक है सर। तो सर बिजनेस सर्विसेज क्या होती है? तो बिजनेस सर्विसेज ऐसी सर्विसेज होती है जो किसी भी बिजनेस के सक्सेसफुल रनिंग में हेल्प करे। सर वो तो हम पढ़ के ही समझ गए। आप ये बताओ कि सर्विसेज क्या होती है? तो सर्विसेज क्या होती है? तो सर्विसेज ऐसी एक्टिविटीज़, क्या ऐसी एक्टिविटीज़, ऐसे बेनिफिट्स, ऐसे सेटिस्फैक्शन। वापस रिपीट करो सर एक बार। ऐसी एक्टिविटीज़ या ऐसे बेनिफिट्स या ऐसे सेटिस्फैक्शन जो कि ऑफर्ड फॉर सेल हो या ऑफर्ड इन कनेक्शन विथ सेल हो। मतलब सर ऑफर्ड फॉर सेल का मतलब डायरेक्ट आपको सर्विस ही बेची जा रही हो, और इन कनेक्शन विथ सेल का मतलब आपको एक प्रोडक्ट के साथ में कोई सर्विस बेची जा रही हो। फॉर एग्जाम्पल टैक्सी वर्सेस बाइंग अ कार। जब आप एक टैक्सी की राइड बुक करते तो आपको वो सर्विस देते, डायरेक्टली ऑफर करते, वो एक राइड ऑफर करते। पर जब आप एक कार खरीदते तो उसके साथ में आपको आफ्टर सेल सर्विस जैसे सर्विसिंग वगैरह होगी, वो सब ऑफर करते। तो एक बार हम शांति से अच्छे से देखेंगे। तो सर्विसेज क्या है सर? एक्टिविटीज, बेनिफिट्स और सेटिस्फैक्शन ऑफर्ड फॉर सेल, यानी डायरेक्टली सर्विस बेच रहे या यहाँ प्रोडक्ट के साथ कोई सर्विस बेच रहे। अब सर टैक्सी का एग्जांपल लेंगे। तो सर टैक्सी में क्या एक्टिविटी कर रहा सर? तो वो हमको कोई ना कोई राइड दे रहा। अब बेनिफिट सर, कुछ टैक्सी वाले इतने अच्छे होते हैं कि वो अपनी टैक्सी को हमेशा क्लीन रखेंगे, उसमें न्यूज़पेपर रखेंगे, पानी की बोतल रखेंगे, अपना बिहेवियर काफ़ी अच्छा रखेंगे। तो ये उनकी टैक्सी के साथ में आने वाले कुछ एडिशनल बेनिफिट्स हो गए। और फिर जो हाई क्लास वाले कंज्यूमर होते हैं ना सर, वो तभी खुश होते, तभी सेटिस्फैक्शन लेते। अब वही एग्जांपल अगर हम इन कनेक्शन विथ सेल देखें, यानी हमने सर कार तो खरीद ली, पर उसके बाद में जो हमें वो सर्विसिंग देते, कुछ महीनों की या कुछ टाइम होता है ना उनका, तो वो सर एक्टिविटीज़। अब आजकल जब हम कार की डिलीवरी लेते तो एक रील का ट्रेंड चल गया, तो कुछ शोरूम वाले आजकल वो रील शूट करके दे देते ऑलरेडी, तो उसका बेनिफिट दे दिया। तो कुछ कस्टमर कार ही जिस डिलीवरी के लिए लेते तो वो ऑटोमेटिकली वहाँ सेटिस्फाई हो जाते। तो अगर हम शांति से डेफिनेशन को वापस देखें तो सर्विसेज क्या है? ऐसी एक्टिविटीज़, बेनिफिट्स और सर्विसेज जो कि ऑफर्ड फॉर सेल या इन कनेक्शन विद सेल, यानी डायरेक्टली सर्विस बेची जा रही हो या किसी प्रोडक्ट के साथ में सर्विस दी जा रही हो। होप सो ये सारी चीज़ें आपको क्लियर हो। और बाकी जिनका इस चैनल पे पहली बार आना हुआ, वेलकम टू माय कंसाइज सीरीज, जहां ये सीरीज पर्टिकुलरली थोड़ी एग्जाम ओरिएंटेड सीरीज होगी, जिसका मेन फोकस चीज़ों को समझने के साथ साथ उन्हें याद रखने पर भी होगा, ताकि एग्जाम के टाइम हम सारी चीज़ों को बिल्कुल अच्छे से रिटेन कर पाए। एंड टू नो एवरीथिंग अबाउट माई कंसाइज सीरीज एंड टू टेक 100% फ्रॉम माई वीडियोज, प्लीज मेक श्योर टू चेक दिस वीडियो आउट एज इट इज़ अ मस्ट वॉच वीडियो। क्योंकि इस वीडियो के अंदर हमने एक पूरा फ्लो कवर किया है, फ्रॉम योर पेपर पैटर्न एंड सिलेबस टू अ लॉजिकल सीक्वेंस दैट यू शुड फॉलो टू मेक योर स्टडी सुपर इजी। स्टार्ट करेंगे फीचर्स ऑफ सर्विसेज के साथ साथ में। हर बार की तरह टेबल फॉर्मेट में पढ़ेंगे, जहाँ पे पहला वाला कॉलम हमारा मीनिंग का है और सेकंड वाला कॉलम उसी पॉइंट को थोड़ा ज़्यादा डिस्क्राइब करता। तो लेट्स स्टार्ट। हमारा सबसे पहला पॉइंट है सर नॉन ट्रांसफरेबिलिटी। मतलब सर इसकी टोपी उसके सर, उसकी टोपी इसके सर नहीं कर सकते सर्विसेज में, क्योंकि सर्विसेज का नेचर जो है वो नॉन ट्रांसफरेबल है। तो ओनरशिप जो है वो सर्विस प्रोवाइडर के पास ही होती है, वो ट्रांसफर नहीं हो सकती। इसका मतलब क्या सर? अगर आपने टैक्सी की राइड बुक की, इसका मतलब ये थोड़ी कि टैक्सी आपकी हो गई। ये पॉइंट बोलता। तो नॉन ट्रांसफरेबिलिटी वाला पॉइंट क्या बोलता सर? ऑल सर्विसेज आर नॉन ट्रांसफरेबल इन नेचर। करेक्ट है सर। ओनरशिप ऑफ द सर्विस कैन नॉट बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम सर्विस प्रोवाइडर टू कस्टमर। मतलब आपने टैक्सी की राइड ली, मतलब आप उसके मालिक थोड़ी हो गए। टैक्सी के मालिक तो अभी भी भैया है ना। क्लियर है? क्लियर है सर। उसके बाद वाला पॉइंट इनकंसिस्टेंसी। सर ये वाला पॉइंट क्यों एक्सप्लेन कर रहे हैं आप? हम तो कितने इनकंसिस्टेंट है, तो भी सुन लो। सर्विसेज आर हेटेरोजीनस। हेटेरोजीनस का मतलब होता है डिफरेंट, यानी जो सर्विस है वो हर जगह सेम नहीं दी जा सकती, कोई परफेक्ट स्टैंडर्डाइजेशन नहीं है उनका। क्या होता सर? बहुत बार सर्विस प्रोवाइडर भी सेम रहता, फिर भी टाइम टू टाइम उनकी सर्विसेज की जो क्वालिटी है वो डिफर करती है। फॉर एग्जांपल हमारे टैक्सी वाले भैया आमतौर पे वो बड़ी अच्छी गाड़ी चलाते, एकदम सेफ ड्राइविंग है उनकी, बिहेवियर भी मस्त रखते। पर क्या हुआ, 2-3 दिन पहले उनका उनकी बीवी के साथ में झगड़ा हो गया। तो वो सारा झगड़े का गुस्सा निकाल दिया उन्होंने रेस पे, एकदम रैश ड्राइविंग करी। तो सर फिर टाइम टू टाइम उनकी सर्विस देने का जो तरीका था वो बदल गया। भले ही टैक्सी सेम थी, टैक्सी वाले भैया सेम थे, पर सर्विस की क्वालिटी डिफर कर गई फ्रॉम टाइम टू टाइम। तो क्या बोलता सर ये पॉइंट? सर्विसेज आर हेट्रोजिनस, यानी नो परफेक्ट स्टैंडर्डाइजेशन। मतलब हर बार सर्विस अलग अलग मिलती। ऐसा क्यों सर? भले ही सर्विस प्रोवाइडर सेम हो, पर क्वालिटी ऑफ सर्विस में डिफर फ्रॉम टाइम टू टाइम। यानी भैया खुश मूड में वर्सेस भैया बीवी के साथ झगड़ा करके आए तब। क्लियर है? क्लियर है सर।
अब नेक्स्ट वाला पॉइंट है पेरिशेबिलिटी। पेरिशेबिलिटी मतलब ऐसी चीज़ें जिनको हम स्टोर नहीं कर सकते, वो टाइम के साथ खत्म हो जाती। तो सर्विसेज ऐसी है जिनको हम स्टोर नहीं कर सकते। स्टोर नहीं कर सकते सर, तो फ्यूचर में यूज़ कहाँ से करेंगे, ऐसा क्यों सर? तो फॉर एग्जाम्पल, अगर हमारा एक एरोप्लेन है और वो एरोप्लेन में 100 सीट्स है, और अगर एक टाइम पे 90 सीट्स भरी, तो हम ये थोड़ी बोल सकते भाई कि वो 10 सीट रहने दे, मैं अगली ट्रिप में यूज़ कर लूंगा। प्लेन तो एक साथ में जाएगा ना 100 की 100 सीट का। हाँ सर, पर वहाँ पे क्या होता है, जो फूड हम देते वो तो 90 लोगों को ही देंगे, और बाकी जो 10 लोगों का फूड बच गया वो हम नेक्स्ट वाली ट्रिप में यूज़ कर सकते। तो यार फूड गुड्स था, और जो वो एरोप्लेन की सर्विस ली थी वो एक सर्विस थी। क्लियर है? क्लियर है सर। तो क्या बोलते हैं, सर्विसेज आर पेरिशेबल बिकॉज स्टोरेज ऑफ सर्विस इज नॉट पॉसिबल। हाँ सर, एरोप्लेन में अगर हमारे पास में 100 सीटें और 90 ही भरी, तो भी हमें पूरी का पूरा फ्लाइट ही लेके जाना पड़ेगा। 90 लोगों को लेके 10 वाली फ्लाइट तो हम पीछे छोड़ नहीं सकते। क्लियर है सर। अब क्योंकि सर स्टोरेज ही पॉसिबल नहीं है, तो फ्यूचर में सेल ही नहीं कर पाएंगे, एज देयर कैन नेवर बी एन इन्वेंट्री। स्टोर ही नहीं कर सकते ना यार, तो इन्वेंट्री आएगी कहाँ से? इन्वेंट्री का मतलब स्टॉक। क्लियर है? क्लियर है सर। नेक्स्ट वाला पॉइंट तो बहुत मस्त है सर, कंज्यूमर पार्टिसिपेशन। वो विदाउट द पार्टिसिपेशन ऑफ कंज्यूमर सर्विसेज कैन नॉट बी ऑफर्ड। मतलब अगर भाई हम भी नहीं रहेंगे तो टैक्सी वाले भैया लेके किसको जाएंगे? पर सर वाइस वर्सा भी होता, अगर हमें भी जाना है पर अगर टैक्सी वाले भैया लेके ना जाए तो हमें लेके कौन जाएगा? तो ये कंज्यूमर पार्टिसिपेशन इक्वली सेलर पार्टिसिपेशन भी इंपॉर्टेंट है। मतलब विदाउट द पार्टिसिपेशन ऑफ कंज्यूमर सर्विसेज कैनॉट बी ऑफर्ड। पर वही सेलर कैनॉट ऑफर सर्विस विदाउट द प्रेजेंस ऑफ कस्टमर एंड वाइस वर्सा। सर वो बोलते हैं ना, मैं तेरे बिना नहीं जी सकता, तू मेरे बिना नहीं जी सकती। हाँ बस वही है, कंज्यूमर भी सर्विस प्रोवाइडर के बिना नहीं जी सकता, और सर्विस प्रोवाइडर भी कंज्यूमर के बिना नहीं जी सकता। अब सर क्या है अगला वाला पॉइंट, इनसेपरेबिलिटी। मतलब अलग अलग नहीं कर सकते। किसको किसको अलग अलग नहीं कर सकते सर? सर्विस और सर्विस प्रोवाइडर को कभी अलग नहीं किया जा सकता। मतलब सर टैक्सी वाले भैया और टैक्सी को कभी अलग नहीं कर सकते। करके तो देखना, समझ जाएगा आपको। तो क्या होता है सर, अगर टैक्सी हमने बुक की तो इन डीड उसके साथ में टैक्सी वाले भैया भी आएंगे जो आपको ड्राइव करके वहां जगह तक छोड़ेंगे। तो टैक्सी और टैक्सी वाले भैया को अलग नहीं कर सकते। मतलब वही कि सर्विस और सर्विस प्रोवाइडर को अलग नहीं कर सकते। अब सर जब अलग ही नहीं कर सकते उन चीज़ों को, तो जब वो प्रोड्यूस होगी सेम टाइम पे तो कंज्यूम हो जाएगी ना। मतलब सर, यानी जैसे ही मैंने राइड बुक की तो लगे के लगे मुझे राइड लेनी पड़ेगी। मैं टैक्सी वाले भैया को ये तो नहीं बोल सकता कि भैया आप 2 दिन रुको मैं फिर आता। ये तो नहीं, वो तो रख के पटेल देख के ढकेल वाला काम हो जाएगा। क्लियर है? क्लियर है सर। उसके बाद वाला पॉइंट है इंटेंजिबिलिटी। इंटेंजिबल का मतलब ऐसी चीज़ें जिन्हें हम देख नहीं सकते, जिन्हें हम टच नहीं कर सकते, जिन्हें हम सिर्फ फील कर सकते। सर्विसेज वैसी है सर, भले ही आप कार जो कि गुड्स है उसको टच कर सकते, पर जो उन्होंने राइड दी उसको थोड़ी ना टच कर सकते ना सर, वो तो एक सर्विस है। तो सर्विस इज नॉट अ फिजिकल प्रोडक्ट दैट कैन बी टच्ड और सीन, ओनली एक्सपीरियंस। सर सर्विस का एक्सपीरियंस अलग अलग हो सकता है, जो हमने पढ़ा था ऊपर, भैया वर्सेस झगड़ेल भैया। हाँ हाँ। उसके बाद में सर्विसेज लैक मटेरियल फॉर्म। मटेरियल फॉर्म म्हणजे ऐसी चीज़ें जिनको हम टच नहीं करते, मटेरियलिस्टिक नहीं है वो, देयर फोर दे आर इंटेंजिबल। क्लियर है? क्लियर है सर। अब ये लास्ट में एक कॉमन पॉइंट आप यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि बोर्ड्स में बड़े कंटेंट के ही बड़े नंबर मिलते हैं। तो ये कौन सा पॉइंट? तो ये पहले आप एक्सप्लेन कर देना, फिर उसके बाद में क्या लिखना, समटाइम्स सर्विसेज आर डिफिकल्ट टू आइडेंटिफाई बिकॉज दे आर क्लोजली एसोसिएटेड विद गुड्स, हाउएवर बट अनलाइक गुड्स। क्या सर, क्या बोल रहे, समझ में आ रहा है आपको? ये बोलना चाहता कि कभी कभी सर्विसेज को आइडेंटिफाई करना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि वो गुड्स के साथ एकदम क्लोजली एसोसिएट हो जाते हैं। सर ये तो वही बात कर रहे हैं आप, दो लोगों को देख के कभी समझ में नहीं आता साले बेस्ट फ्रेंड है कि। क्लियर है? क्लियर है सर। तो फॉर एग्जाम्पल अगर मैं ऊपर वाला एक पॉइंट का एग्जाम्पल लूँ, तो क्या करना, पहले आप ये ऐसी चीज़ों को एक्सप्लेन कर देना। उसके बाद में क्या करना, समटाइम्स सर्विसेज आर डिफिकल्ट टू आइडेंटिफाई बिकॉज दे आर क्लोजली एसोसिएटेड विद गुड्स, ये लिख देना। हाउएवर बट अनलाइक गुड्स, क्या करते हैं सर, सर्विसेज लैक मटेरियल फॉर्म, पहले ऐसे लिख देना, एज सर्विस इज नॉट अ फिजिकल प्रोडक्ट। तो आपके आंसर की लेंथ बढ़ जाएगी। और बोर्ड्स में एक चीज अच्छे से याद रखना, बड़े कंटेंट के ही बड़े नंबर मिलते हैं। आंसर जितना ज्यादा बड़ा दिखेगा उतने ज्यादा नंबर मिलेंगे आपको। क्लियर है? क्लियर है सर। अब हम सर मेन कोर पे आते हैं चैप्टर के। चैप्टर का मेन कोर है बिजनेस सर्विसेज। अब हम एक फ्लो समझ लेंगे अभी कि चैप्टर का फ्लो है कैसा। तो सर बिजनेस सर्विसेज, अब ऐसी सर्विसेज जो बिजनेस को सक्सेसफुली रन करने में हेल्प करे। तो बिजनेसेस को लगता क्या क्या, तो सर कोई भी बिजनेस स्टार्ट करने के पहले सबसे पहले पैसा लगता है। तो पैसा आएगा कहाँ से, तो पैसा देगी हमें बैंक। इसके लिए हम बैंकिंग सर्विसेज पढ़ेंगे। अब क्योंकि हम बिजनेस कर रहे हैं तो बिजनेस के साथ एक रिस्क भी आता, तो रिस्क को कम करने के लिए हम इंश्योरेंस की सर्विसेज लेते हैं सर। क्लियर है सर। अब बिजनेस कर रहे हैं, आप कुछ ना कुछ तो माल बनाओगे, तो वो माल रखोगे कहाँ, वो माल स्टोर करोगे कहाँ, तो वो माल हम वेयर हाउस में स्टोर करेंगे। तो इसके लिए हम उसके बाद वेयर हाउसिंग पढ़ लेंगे। अब जो माल आपने स्टोर किया उसको कस्टमर तक पहुंचाना भी पड़ेगा ना भाई, इसके लिए हम ट्रांसपोर्ट यूज़ करेंगे। और उसके बाद में इतनी सारी चीज़ें एक साथ मैनेज करना है, तो एकदम सही, एकदम प्रॉपर कम्युनिकेशन होना कि नहीं, चाहे वो इंटरनल हो या चाहे वो कस्टमर के साथ हो। क्लियर है? क्लियर है सर। तो बिजनेस सर्विसेज क्या पढ़ेंगे हम, सबसे पहले पैसा, बिजनेस स्टार्ट करने के लिए क्या लगता है, पैसा, तो बैंकिंग।
उसके बाद में बिजनेस है तो रिस्क है, जिसको कम करने के लिए हम इंश्योरेंस पढ़ेंगे। बिजनेस है तो कुछ ना कुछ माल बनाया होगा सर, तो वो माल रखने के लिए हम वेयर हाउसिंग यूज़ करेंगे। अब माल रखा हुआ है जिसको कस्टमर तक पहुंचाना है या आपस में भी कहीं शिफ्ट करना है, जिसके लिए हम ट्रांसपोर्ट यूज़ करेंगे। और ये सारी चीज़ें एक लाइन में एकदम अच्छे से करना है तो उसके लिए हम कम्युनिकेशन देखेंगे। ये वाला चैप्टर टाइप्स फंक्शंस वाला चैप्टर है। मतलब सर बैंकिंग पढ़ेंगे, उसके अंदर क्या उसके टाइप्स और उसके फंक्शंस। इंश्योरेंस पढ़ेंगे, उसके अंदर क्या सर उसके टाइप्स और उसके प्रिंसिपल्स। फंक्शंस की जगह बस प्रिंसिपल्स। वेयर हाउसिंग में उसके टाइप्स और उसके फंक्शंस, ट्रांसपोर्ट में टाइप्स और कम्युनिकेशन में भी टाइप्स। क्लियर है? क्लियर है सर। इतने सारे पॉइंट हम याद कैसे रखे? तो इसके लिए मेरे पास मेमोरी ट्रिक है ना। तो हर बार की तरह हमारे मेमोरी ट्रिक के होते हैं 3 पार्ट है, स्टोरी टेलिंग, स्टोरी बिल्डिंग और लास्ट में रिमेंबरिंग। तो आप एकदम रिलैक्स होकर हमारी स्टोरी सुनना। तो एक बार क्या हुआ था गाइज, मैं और मेरी वाली हमारी ज़िंदगी में बड़े खुश थे, पर हमारी खुशी ज़्यादा टिकी नहीं। हमारी खुशी को लोगों की नज़र लग गई। तो पहले मैं वो जो गाँव में सर्विस करता था, मेरी सर्विस का ट्रांसफ़र हो गया, और ऐसी सर्विस का ट्रांसफ़र हुआ कि वो नॉन ट्रांसफरेबल सर्विस मिल गई मेरे को, कि अब वापस इस गाँव में आना पॉसिबल नहीं था। कैसी सर्विस मिली थी? नॉन ट्रांसफरेबल सर्विस। तो फिर मैडम बड़ी नाराज़ हो गई, पर काम है, काम पे तो जाना ही पड़ेगा। तो फिर मैं काम के लिए निकल गया। पर क्या हुआ, वहाँ पे जाने के बाद मेरे एम्प्लॉयर ने मेरे पे इतना काम का बोझ डाला कि मुझे खुद के लिए टाइम नहीं मिल रहा था। तो हमारी जो रोज़ फ़ोन पे बात होती थी, हेलो मेरे बाबू ने खाना खाया से, तो आज तो मेरे बाबू का फ़ोन ही नहीं आया। ऐसे करते करते जो हम डेली बात करते थे वो हमारी 2 दिन 3 दिन पे बात होने लगी। तो हमारे में इनकंसिस्टेंसी आ गई। क्या आ गई? इनकंसिस्टेंसी। जो डेली डेली बात होती थी वो इनकंसिस्टेंटली 1 2 दिन 2 3 दिन पे बात होने लग गई। अब लड़कियों का तो आपको पता ही है, इसको कोई दूसरी मिल गई होगी करके रोने लगी। फिर मैं ऐसे मैडम को फ़ोन करूँ, मैडम फ़ोन ही नहीं उठा रही। मैंने 2 बार किया, 3 बार किया, 4 बार किया, 5 बार किया, मैडम फ़ोन ही नहीं उठाई। एक बार छठे दिन डायरेक्ट फ़ोन उठाया और बोला आज से अपना रिश्ता ख़त्म। मतलब हमारा रिश्ता पेरिश होने पे आ गया। मैं एकदम डर गया। मैंने बोला बॉस छुट्टी अभी दे दो, बाद में ऐसी छुट्टी हो जाएगी मेरी। तो फिर मैं जल्दी जल्दी छुट्टी निकाल के अपने गांव गया। और उसकी एक फेवरेट प्लेस थी। कौन सी प्लेस फेवरेट थी उसकी? होटल सीपी। कौन सी फेवरेट प्लेस थी उसकी? होटल सीपी। फिर वहाँ ले जाके मैडम को खाना वाना खिलाया। वहाँ जाके उसको समझाया कि देख भाई, काम का इतना लोड है मुझे, ऐसे तू परेशान मत कर भाई, पहले मैं इतना परेशान हूँ ज़िंदगी में। तो फिर उसने मेरी बात को समझा और वहाँ जाके हमारा बॉन्ड इतना स्ट्रांग हुआ कि हम फिर इनसेपरेबल हो गए। मतलब अब हमें कोई नहीं तोड़ सकता, भले वो एम्प्लॉयर हो या सर्विस हो। और सालों दिमाग गलत गलत जगह मत चलाओ। भले ही होटल है पर ओयो नहीं है। ये सारा काम बिना छुए यानी इंटेंजिबली हुआ था। क्या एग्जाम्पल दे रहे सर आप भी ऐसा? अरे भाई पॉइंट से ऐसे याद कराने के लिए दिया। ठीक है। तो एक बार क्या करते हैं, हम पिक्चर फॉर्मेट में देख लेंगे। पर उससे पहले अगर आप ये स्टोरी एक बार वापस सुनना चाहो तो रिवाइंड करके देख लेना, आप ही की वीडियो है। तो लेट्स स्टार्ट। तो आपको जैसे पता था, मैं और मेरी वाली बड़ी खुश थी। पर फिर क्या हुआ सर, काम धंधे पे जाना पड़ता। मेरे को एक दूसरे गांव में सर्विस लगी, पर वो सर्विस कैसी थी? नॉन ट्रांसफरेबल सर्विस थी। तो जो हमारी रोज फ़ोन पे बात होती थी वो अब नहीं होने लगी। मैं दूर चले गया तो हमारे बीच में इनकंसिस्टेंसी आ गई। हाँ सर। फिर उसके वजह से क्या हुआ, मैडम ने बोली हमारा रिश्ता खत्म, जिसकी वजह से हमारा रिश्ता पेरिश होने पे आ गया। फिर मैं जल्दी जल्दी डर गया। मैंने बोला बॉस आज छुट्टी दे दो। अब छुट्टी नहीं दी तो हमारी छुट्टी हो जाएगी। तो मैंने मैडम की फेवरेट प्लेस, कौन सी फेवरेट प्लेस थी उनकी? होटल सीपी। वहाँ जाके मैडम को सारी चीज़ें समझाई। तो वहाँ जाके हमारा बॉन्ड बड़ा स्ट्रांग बना और वहाँ जाके हम इनसेपरेबल हुए। पर याद रखना, होटल था, ओयो नहीं था। तो ये सारा काम इंटेंजिबली हुआ। दिमाग बिल्कुल गलत जगह नहीं चलाना है अपना। क्लियर है? क्लियर है सर। एक बार वापस देखते हैं। तो क्या हुआ था सर, मेरी एक नॉन ट्रांसफरेबल सर्विस लग गई थी दूसरे गांव में। हाँ सर, जिसके कारण क्या हुआ था, हमारी जो रोज रोज बात होती थी अब वो रोज रोज होने नहीं लगी। हमारे बीच में इनकंसिस्टेंसी आ गई। तो फिर मैडम को मुझ पे शक आ गया और उसने फ़ोन करके बोला देख आज से तेरा रिश्ता खत्म। तब मैं एकदम डर गया और फिर हमने क्या किया, मैडम की एकदम स्पेशल प्लेस होटल सीपी बुक की, जहाँ मैडम को खाना वाना खिलाया। और वहाँ हमारा बॉन्ड इतना स्ट्रांग बना कि वहाँ हम जाके इनसेपरेबल हुए। पर सालों दिमाग गलत जगह नहीं चलाना, ये सारी चीज़ें इनटेंजिबली हुई थी। एक बार वापस। तो क्या हुआ था, मैं और मेरी वाली को किसी की नज़र लग गई। तो जो मेरी सर्विस थी वो नॉन ट्रांसफरेबल सर्विस हो गई, जिसके कारण क्या हुआ सर, मैं दूर चले गया और हमारे बीच में जो रोज रोज बात होती थी वो रोज रोज ना हो पाई और हमारे बीच में इनकंसिस्टेंसी आ गई। तब मैडम ने फ़ोन उठा के बोला कि बस आज से हमारा रिश्ता खत्म, यानी आज से हमारा रिश्ता पेरिश। तब फिर मैं डर गया और मैंने जल्दी जल्दी में मैडम की स्पेशल प्लेस होटल सीपी, कौन सी होटल? होटल सीपी बुक की, जहाँ पे मैडम को समझा कि हमारा बॉन्ड इतना स्ट्रांग बनाया कि उसके बाद हम इनसेपरेबल हो गए। पर सालों दिमाग गलत जगह मत चलाना। भले ही होटल थी पर सारा काम बिना छुए यानी इंटेंजिबली हुआ है। क्लियर है? क्लियर है सर। पर हमें नहीं लगता कि हमें ये सारे पॉइंट्स याद है। सारे पॉइंट्स याद है। 1 मिनट आप मेरे साथ में सिर्फ चीज़ों को देखो।
तो क्या हुआ था सर, मेरी नॉन ट्रांसफरेबल सर्विस लगने के कारण इनकंसिस्टेंसी आ गई थी बात करने में, जिससे हमारा रिश्ता खत्म ही होने वाला था, यानी पेरिश होने वाला था। तब मैंने जल्दी जल्दी में सीपी क्या था सर, होटल था। सीपी से याद रखना कंज्यूमर पार्टिसिपेशन, क्या कंज्यूमर पार्टिसिपेशन। तब मैंने सीपी बुक किया और फिर वहां जाके हम इनसेपरेबल हुए, पर दिमाग सही जगह चलाना है, सारी चीजें बिना छुए यानी इंटेंजिबली हुई थी। एक बार और देखते सर, तो क्या हुआ था, नॉन ट्रांसफरेबिलिटी होने के कारण इनकंसिस्टेंसी आई, जिसके कारण हमारा रिश्ता पेरिश ही होने वाला था। कि मैंने समझदारी दिखाते हुए उसकी फेवरेट प्लेस सीपी यानी कंज्यूमर पार्टिसिपेशन को बुक किया और फिर वहां जाके हम इनसेपरेबल हुए, पर दिमाग सही जगह चलाना है वहाँ, वो भी इंटेंजिबली। क्लियर है सर। होप सो ये सारी चीज़ें आपको क्लियर हो। अगर ना भी हो तो एक बार आप वीडियो रिवाइंड करके देख लेना, और अगर किसी को स्टोरी हार्ड लगी हो तो वो हमारा नेमोनिक्स का पीडीएफ भी रेफर कर सकता। क्या बात कर रहे हैं सर, एग्जाम में तो कोई 4 या 5 ही पॉइंट लिखने पड़ते हैं, हमको तो 6 के 6 याद रह गए। क्या स्टोरी बनाई थी आपने, वाह। तो पिछली वाली वीडियो में हमने एक चैप्टर का फ्लो देख लिया था, तो उस फ्लो में हमने बैंकिंग देखी थी। तो आज उसी बैंकिंग को हम स्टार्ट करेंगे। सर स्टार्ट करने से पहले ये तो बता दो बैंकिंग होती क्या है। तो बैंक का तो आपको पता है, जो लोगों से पैसा लेती है ताकि उसे लोन पे दे पाए। क्या करे, लोगों से पैसा लेती है ताकि वही पैसा बैच पे दे पाए। तो वही लिखा है सर, वो क्या करती है, एक्सेप्ट करती है। क्या करती है, एक्सेप्ट करती है डिपॉजिट्स ऑफ मनी। पैसा लेती किससे, तो जनरल पब्लिक से, फ्रॉम पब्लिक, ताकि क्या कर पाए इस पैसे को, फॉर द पर्पज ऑफ, या तो किसी को लेंड कर दे या तो कहीं इन्वेस्ट कर दे। क्या कर दे, या तो किसी को लेंड मतलब पैसा उधार पे दे दे या कहीं इन्वेस्ट कर दे। अब जो जनरल पब्लिक से पैसा लिए उसे रीपे तो करना पड़ेगा, पर बैंक बोलती हम रीपे तो करेंगे, पर अगर तेरी इच्छा हो तो तू उसे विड्रॉ भी कर सकता। क्या बोली बैंक, हम तो तेरे को पैसे रीपे करेंगे ही, पर अगर तेरी इच्छा हो तो तू उसे विड्रॉ भी कर सकता। अब हम आपको पैसे वापस कब करेंगे यानी रीपे कब करेंगे, जब आप डिमांड करो तब, या अदरवाइज यानी कोई एफडी वगैरह होगी उसकी टाइम लिमिट या दूसरे आपके कोई भी ट्रांजैक्शन होंगे उस हिसाब से। और उसको आप विड्रॉ कैसे कैसे कर सकते हैं, यानी जब आपको पैसा चाहिए अब तब उसे निकाल सकते हैं, उसको हम विड्रॉल कहते हैं। तो विड्रॉ कैसे कैसे कर सकते हैं, या तो चेक से, चेक तो आपको पता ही है, बैंक में एक स्लिप दो वो आपको उतने पैसे दे देंगे, या तो ड्राफ्ट। तो सर ड्राफ्ट क्या रहता है, तो ड्राफ्ट एक ऐसा चेक है जो कभी बाउंस नहीं होता, क्योंकि पहले ही बैंक क्रॉस वेरीफाई करती है आपके खाते में उतना बैलेंस है या नहीं है। तो ड्राफ्ट क्या है, ऐसा चेक जो बाउंस नहीं होता, क्योंकि बैंक उसको ऑलरेडी क्रॉस वेरीफाई करके रखती। क्लियर है सर। और उसके बाद में ऑर्डर क्या है, तो कभी कभी हम स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शंस वगैरह देते हैं ना, बैंक को ऑर्डर देते कि भाई इस तारीख को आप इतना इतना पेमेंट कर देना, तो वो होती है ऑर्डर से। तो एक बार हम शांति से डेफिनेशन को वापस देखेंगे। तो सर बैंक क्या करती, पैसा लेती ताकि बैच पे पैसा दे सके, तो एक्सेप्ट करती। अब किससे लेंगे सर पैसा, तो डिपॉजिट्स ऑफ मनी फ्रॉम द पब्लिक। किस चीज के लिए लेती, फॉर द पर्पज ऑफ, या तो लेंड कर दे या तो इन्वेस्ट कर दे। अब जो पैसा लिया है उसे या तो रीपे कर देंगे या लोग ही खुद विड्रॉ कर लेंगे। तो रीपे कब करेंगे, जब लोग मांगेंगे तब, यानी ऑन डिमांड कि भाई मुझे पैसा दे, या अदरवाइज जो भी आपकी टाइम लिमिट या जो भी दूसरी कोई कंडीशन हो उस हिसाब से। और उसको आप विड्रॉ कैसे कर सकते हैं, तो बाय चेक, बाय ड्राफ्ट और बाय ऑर्डर। चेक ड्राफ्ट ऑर्डर, होप सो आपको क्लियर हो। तो ये बोलती सर। अब इंडियन रेगुलेशन एक्ट 1949, कौन सा एक्ट, इंडियन रेगुलेशन एक्ट 1949, उसके हिसाब से बैंकिंग कंपनी क्या सर, तो ऐसी कोई भी कंपनी जो इंडिया में, कौन सी कंपनी सर, ऐसी कोई भी कंपनी जो इंडिया में बिजनेस ऑफ बैंकिंग करे। क्लियर है, क्लियर है सर, समझ गए। अब आप ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से एक चीज याद रखना कि बैंक कम्स फ्रॉम अ फ्रेंच वर्ड बैंको, जिसका मतलब होता है बेंच। ऐसा क्यों सर, तो पहले के जमाने में क्या होता था, जो भी बड़े लोग थे जिनके पास पैसा होता था वो बेंच पे पैसों की गट्ठी लगाते थे और वहां पे पैसों का लेन देन करते थे। तो इसीलिए बेंच से आया बैंको, जो बना बैंक। बस अब आप इस ए का ई करके दिल्ली वाला वर्ड नहीं बनाना है, इसे फ्रेंच वाला ही वर्ड रहने देना है। लेट समझा पर समझ गए सर। अब हम देखेंगे टाइप्स ऑफ बैंक्स। हर बार की तरह टेबल फॉर्मेट में पढ़ेंगे, जहाँ पे पहला वाला कॉलम डायरेक्टली पॉइंट से लिंक्ड होगा और दूसरा वाला कॉलम पहले पॉइंट से लिंक्ड होगा, जिससे आपको एग्जाम में सारी चीज़ें रिटर्न करने में आसानी हो। तो हमारी सबसे पहले बैंक का टाइप है कमर्शियल बैंक। कौन सी बैंक, कमर्शियल बैंक। कमर्शियल बैंक के दो मेन फंक्शंस होते हैं, एक प्राइमरी फंक्शन और एक सेकेंडरी फंक्शन, जिसमें प्राइमरी फंक्शन में एक्सेप्टिंग ऑफ डिपॉजिट्स और लेंडिंग ऑफ मनी, सेकेंडरी में एजेंसी फंक्शन और यूटिलिटी फंक्शन। आप बिल्कुल स्ट्रेस मत लो, अगली 2 वीडियोस इन पे होने वाली है, अभी के लिए बस आप चीज़ों को ध्यान में रखो। अब ये जो कमर्शियल बैंक है सर, इसको मेनली 3 ग्रुप्स में बांटा। कितने ग्रुप्स में बांटा, 3 ग्रुप्स में। अब ऐसी बैंक जिसकी ओनरशिप गवर्नमेंट के हाथ में हो, ऐसी कमर्शियल बैंक जिसकी ओनरशिप गवर्नमेंट के हाथ में हो, वो बन जाएगी पब्लिक सेक्टर। और फिर ऐसी कमर्शियल बैंक जिसकी ओनरशिप इंडिविजुअल्स के हाथ में हो, वो बन जाएगी प्राइवेट सेक्टर बैंक। कैसी बैंक, ऐसी बैंक जिसकी ओनरशिप इंडिविजुअल्स के हाथ में हो, वो बन जाएगी प्राइवेट सेक्टर बैंक। क्या सर इतना घुमा घुमा के बोल रहे, सीधा सीधा बोलो ना। गवर्नमेंट के पास में ओनरशिप तो पब्लिक, इंडिविजुअल्स के पास में ओनरशिप तो प्राइवेट। ये फॉरेन बैंक क्या है सर,
तो फॉरेन बैंक ऐसी बैंक्स है जो बनी इंडिया के बाहर है पर वो अभी भी इंडिया में ऑपरेट करती है, उनकी ब्रांचेस आज भी इंडिया में। क्या बोले सर आपने? ऐसी बैंक्स जो इस्टेब्लिश्ड हो आउट्स ऑफ इंडिया, यानी इंडिया के बाहर इस्टेब्लिश हुई हो पर उनकी जो ब्रांचेस है वो आज भी इंडिया में। मतलब फॉर एग्जांपल HSBC बैंक जिसका हेडक्वार्टर लंदन में है पर आज भी इंडिया में उसकी ब्रांचेस है, आज भी वो इंडिया में ऑपरेशंस लेते। तो सीधा सीधा ऐसी बात होगी सर कि ऐसी बैंक जो बनी इंडिया के बाहर हो पर उसके ऑपरेशन आज भी इंडिया में चल रहे हो, यानी इस्टेब्लिश्ड आउटसाइड इंडिया बट हैव ब्रांचेस इन इंडिया। क्लियर है? क्लियर है सर। अब सेकेंड वाली बैंक हमारी है RRB, मतलब रीजनल रूरल बैंक। नाम पढ़ के समझ गए सर, रीजनल मतलब गांव देहात की एरिया वाली होगी, करेक्ट। तो ये जो बैंक है वो 1975 में आई। कौन से ईयर में आई? 1975 में। तो ये जो बैंक्स होती है इनको जनरली स्पॉन्सर करती है लार्ज पब्लिक सेक्टर बैंक्स। कौन सी सेक्टर बैंक? पब्लिक सेक्टर बैंक्स, ठीक है। तो ऐसी बैंक जिनको स्पॉन्सर करती है लार्ज पब्लिक सेक्टर बैंक्स, क्योंकि गांव देहात के एरिया है सर। अब जो कैपिटल होता है ना RRBs का, ये अलग अलग स्प्लिट में देते हैं जिसमें 50% सेंट्रल गवर्नमेंट देगी, मतलब जो हमारी केंद्र वाली सरकार है ना वो 50% देगी, और 15% कैपिटल वो स्टेट देगी जिस स्टेट में वो है, यानी स्टेट गवर्नमेंट, और 35% जिस बैंक ने उसको स्पॉन्सर किया ना वो बैंक देगी। तो एक बार मैं रिवाइज करूं तो अगर RRB के पास में 100 रुपए तो 50 रुपए देना पड़ेगा सेंट्रल गवर्नमेंट को, 15 रुपए देगी स्टेट गवर्नमेंट, और 35% देगी जो स्पॉन्सर बैंक है जो भी। और सर ये क्या करती काम? ये क्या करती? जो मोबिलाइज करती डिपॉजिट्स को फ्रॉम रूरल एंड सेमी अर्बन एरियाज। मतलब क्या होता है सर इसका? देखो पैसा तो उतना ही है देश में, कुछ गांव में है कुछ शहरों में है। तो जो गांव वाला पैसा है जो कि इतना यूज में नहीं आता, वो जो पैसा है वो शहर तक लाने का काम ये RRBs करती। क्लियर है? क्लियर है सर। अब हमारी नेक्स्ट वाली बैंक थोड़ी स्पेशल बैंक है, इसलिए हमने उसको स्पेशलाइज्ड बैंक बोला। तो इसके 3 और सब पार्ट है, पर सब पार्ट देख के टेंशन मत लेना, इनमें जैसा नाम वैसा काम है। फॉर एग्जांपल जो हमारी पहली वाली बैंक है ना, एक्सपोर्ट एंड जो हमारी पहली वाली बैंक है सर, एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट बैंक, ठीक है। तो ये क्या करती है सर? इसको हम शॉर्ट फॉर्म में EXIM बोलते हैं। तो ये बैंक्स क्या है सर? ये फाइनेंशियल असिस्टेंस देती है एक्सपोर्टर्स और इंपोर्टर्स को। सर वही हो गया, जैसा नाम वैसा काम। जो एक्सपोर्टर्स और इंपोर्टर्स को फाइनेंशियल असिस्टेंस दे वो बन जाएंगी एक्सपोर्ट और इंपोर्ट बैंक। अब सर नेक्स्ट वाली बैंक स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, जिसको हम SIDBI बोलते हैं। कौन सी इंडस्ट्रीज सर? स्मॉल इंडस्ट्रीज की डेवलपमेंट करने वाली बैंक। स्मॉल इंडस्ट्रीज म्हणजे इंडिया में जो MSME है ना, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज। तो बस सर ऐसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जो फाइनेंसिंग करे MSMEs की। और अब इसी का थर्ड वाला सब पार्ट है नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। सर कौन सी बैंक किसके लिए बैंक? तो फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। म्हणजे वही बात हो गई सर, ऐसी बैंक जो फाइनेंसिंग करे रूरल और एग्रीकल्चरल सेक्टर की। पर यहाँ एक बात ध्यान रखने वाली है, ये जो पैसा मिलता है ये सिर्फ इंस्टीट्यूशंस को ही मिलता, किसी अकेले आदमी को नहीं मिलता। किसको मिलता? किसी न किसी इंस्टीट्यूशन को, अकेले आदमी को नहीं देते। और ऊपर जो हमने अभी RRB पढ़ा ना, तो ये थ्रू RRBs ही होती। तो नाबार्ड मतलब सर नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, ये एक एपेक्स इंस्टीट्यूशन फॉर फाइनेंसिंग रूरल एंड एग्रीकल्चरल सेक्टर थ्रू RRBs टू फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस ओनली। मतलब नो इंडिविजुअल, किसी अकेले आदमी को यहाँ फंड नहीं मिलेंगे। क्लियर है? क्लियर है सर। अब हमारी नेक्स्ट वाली बैंक है इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक। सर समझ गए, जो इंडस्ट्रीज है उसी को डेवलप करेगी, बरोबर। तो ये वाली जो बैंक है वो मीडियम और लॉन्ग टर्म फंड्स देती ओनली टू बिजनेस फर्म्स। किसको मिलेगा यहाँ पैसा? सिर्फ बिजनेस फर्म्स को। फॉर एग्जाम्पल SFC यानी स्टेट फाइनेंस कॉर्पोरेशन, MSFC एक्सेट्रा। तो सर अब इनके कुछ फंक्शंस है। तो ये बैंक क्या करती? सबसे पहले जो हमने पढ़ा, प्रोवाइड करती फंड्स टू बिजनेस यूनिट्स, पर सिर्फ 2 ही काम के लिए, या तो तू कुछ एक्सपांड कर ले या तो तू मॉडर्नाइजेशन कर ले। मतलब अपनी फैक्ट्री या जो भी तेरा बिजनेस है उसको तू या तो बड़ा कर ले या तो मॉडर्नाइज, यानी जो भी तेरी मशीन्स वगैरह होगी जो ऑब्सोलीट हो गई यानी आउटडेटेड हो गई तो उसको चेंज करवा ले। उसके बाद में अंडर राइटिंग ऑफ शेयर्स ऑफ पब्लिक कंपनीज। ये क्या है सर? तो आप इसे समझते। तो सर अंडरराइटिंग क्या होती है? जो भी कंपनी पहली बार पब्लिक के पास में जाती है, यानी पहली बार उसका IPO लाती है, तो जो कंपनी के ओनर्स होते हैं, जो कंपनी के शेयर होल्डर्स होते हैं, उन्हें एक डर सताता है कि भाई अगर हमारे शेयर फुल्ली सब्सक्राइब नहीं हुए तो क्या। तो इस टाइम पे वो बैंक्स आती है और वो बैंक क्या करती है सर? गारंटी लेती फुल सब्सक्रिप्शन की। वो गारंटी कैसे लेती कि देख भाई अगर तेरे पूरे शेयर सब्सक्राइब नहीं हुए तो बाकी बचे वाले पार्ट हम ले लेंगे। क्या बोला कि अगर आपका सब्सक्रिप्शन पूरा नहीं भरा तो बाकी जो बचे शेयर्स है वो हम ले लेंगे। तो अंडरराइटिंग मतलब सर सीधा सीधा बोलो ना, बैंक जो गारंटी ले पूरी सब्सक्रिप्शन की, अगर पूरा सब्सक्रिप्शन ना हो तो बचा हुआ पार्ट वो ले ले। क्लियर है? क्लियर है सर। अब उसके बाद में परचेस ऑफ डिबेंचर्स एंड बॉन्ड्स। सर डिबेंचर्स और बॉन्ड्स क्या होते हैं? तो ये एक लोन लेने का प्रकार होता है जिसपे आपको इंटरेस्ट मिलता है अगेंस्ट सर्टिफिकेट्स। क्लियर है? क्लियर है सर।
इसके बाद में इन्वेस्टमेंट बैंक। पहली बात याद रखना कि ये जो बैंक है वो जनरल पब्लिक के साथ में डील ही नहीं करती, क्योंकि इन्वेस्टमेंट बैंक है जिन लोगों के पास में पैसा है, जो लोग इन्वेस्ट कर सकते, ये उन्हीं को फाइनेंशियल एंड एडवाइजरी असिस्टेंस देती। ये सर बड़े बड़े काम करती, जैसे मर्जर्स, यानी दो कंपनी मिलके कुछ बनाए तो ये वो काम करेगी। ये एक्विजिशंस पे बात करते हैं, यानी जब एक कंपनी को दूसरी कंपनी पूरी एक्वायर कर ले और उसका काम धंधा अपने हाथ में ले ले, तो उसकी रिसर्च भी करके देगी और एडवाइस करेगी कि भाई आपने मर्जर करना चाहिए कि नहीं, या एक्विजिशन आपने लेना चाहिए कि नहीं। क्लियर है? क्लियर है सर। इसकी बाद वाली बैंक है हमारी सेविंग्स बैंक। तो ये क्या करती है सर, जैसा नाम वैसा काम, ये इनकरेज करती सेविंग्स ऑफ पीपल, स्पेशली इन रूरल एरियाज। अब सर ये बैंक के एग्जाम्पल कौन से, तो पोस्टल सेविंग्स बैंक है, कमर्शियल बैंक है एंड कोऑपरेटिव बैंक है। क्लियर है? क्लियर है सर। अब इसके बाद में एक्सचेंज बैंक। तो ऐसी बैंक जो फॉरेन एक्सचेंज ट्रांजैक्शंस करवा के दे उसे हम एक्सचेंज बैंक बोलते हैं, जैसे बैंक ऑफ टोक्यो। तो सर वापस एक बार रिपीट करना, एक्सचेंज बैंक मतलब ऐसी बैंक जो फॉरेन एक्सचेंज ट्रांजैक्शंस अपने अंडर ले। तो इसके अंदर सर ये बैंक क्या क्या काम करती, तो ये बैंक करती हमें फाइनेंस करती फॉरेन ट्रेड ट्रांजैक्शन, यानी जो भी फॉरेन में हमारे ट्रेड होते उनको फाइनेंसिंग करने का काम ये बैंक करती। रेमिटेंस ऑफ डिविडेंड्स प्रॉफिट एक्सेट्रा। सर ये रेमिटेंस मतलब क्या, तो कभी भी बाहर के देश से यानी विदेश से कोई भी पैसा अपने देश में आए उसको रेमिटेंस करते। क्या सर, कोई भी पैसा जो बाहर के देश से अपने देश में आए उसे हम रेमिटेंस करते हैं, रेमिटेंस। क्लियर है? क्लियर है सर। उसके बाद में इशू ऑफ लेटर ऑफ क्रेडिट। सर ये लेटर ऑफ क्रेडिट क्या होता है, आओ समझते हैं। तो सर जनरली जब भी हम कोई फॉरेन ट्रेड लेते हैं तो जो बायर होगा वो सेलर को नहीं पहचानेगा और जो सेलर होगा वो बायर को नहीं पहचानेगा, तो एक ट्रस्ट नहीं बनता। तो ये ट्रस्ट को फुलफिल करती हमारी एक्सचेंज बैंक। ये क्या करती है, एक लेटर ऑफ क्रेडिट देती जहां दोनों को भरोसे में लेती। वो क्या बोलती, देख भाई किसी भी पार्टी ने तेरा पैसा डुबाया तो उसकी गारंटी हम लेते ना, अगर वहां पैसा डूबा तो फिर हम वो पेमेंट कर देंगे। क्या कर देंगे, वहां वो पैसा डूबा तो हम वो पेमेंट कर देंगे। यानी लेटर ऑफ क्रेडिट क्या बोलता सर, सीधी सीधी भाषा में एक गारंटी होती कि भाई उसने पैसा नहीं दिया तो मैं पैसा दे दूंगा। क्लियर है? क्लियर है सर। जो हमारा नीरव मोदी स्कैम करके भागा था ना पीएनबी में, वो यही एलओसी यानी लेटर ऑफ क्रेडिट पे करके भागा था। और उसके बाद में डिस्काउंटिंग बिल्स ऑफ एक्सचेंज, ये तो आप चैप्टर नंबर 7 में अकाउंट्स में अच्छे से पढ़ ही सकते हो। अगर मैं ये अभी आपके साथ में डिस्कस करने बैठूँ तो वीडियो बिन काम की थोड़ी स्ट्रेच हो जाएगी, तो इसीलिए हम वहाँ डिस्कस करेंगे। अब उसके बाद में हमारी नेक्स्ट वाली बैंक कौन सी है, सेंट्रल बैंक। तो ये क्या है सर, ये एक एपेक्स फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है इन बैंकिंग इंडस्ट्री, यानी इसके ऊपर कोई दूसरी बैंक नहीं है, ये सब बैंक की बड़ी बैंक है। इंडिया में ये आरबीआई है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ये 1945 में। तो सर इसका काम क्या क्या है, अब क्योंकि सारी बैंकों की बड़ी बैंक है ये, तो ये क्या करेगी, मॉनिटरी पॉलिसी फॉर्म करेगी पूरे देश के लिए कि भाई देश में क्या क्या मॉनिटरी पॉलिसीज चलनी चाहिए। ये इशू करेगी करेंसी नोट्स, जो हम गांधी जी देखते हैं ना, ये आरबीआई की देन है। उसके बाद में ये बैंकर बनती है गवर्नमेंट के लिए और बैंकर बनती है बैंक के लिए भी। मतलब जब जो भी गवर्नमेंट के बिल्स होते हैं, जो भी सर्विसेज गवर्नमेंट हम जैसे लोगों से लेती है ना, तो उसके बिल्स बनते हैं, तो ये जो बिल है वो आरबीआई पे करती। और उसके बाद में बैंकर्स बैंक, जब बैंक को ही पैसे कम पड़ जाए तो ये आरबीआई के पास जाती पैसा लेने के लिए, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट। हाँ हाँ सर, याद आ रहा है, इकोनॉमिक्स में पढ़ा था हमने, तो वो है। क्लियर है? क्लियर है सर। उसके बाद में हमारी लास्ट वाली बैंक है कोऑपरेटिव बैंक। ये कौन सी बैंक है सर, तो ऐसी बैंक जो रजिस्टर्ड हो अंडर इंडियन कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट बट रेगुलेटेड हो अंडर बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट। सर क्या बोल रहा है, कहीं पर रजिस्टर्ड है कहीं पर रेगुलेटेड है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मेरा दिल किसी और से लगा पर शादी किसी और से हुई, क्या मेरा दिल किसी और से लगा और शादी किसी और से हुई, तो मतलब मेरा मन वहाँ पे, पर मैं एक्ट किसके हिसाब से करूँगा, मेरी वाइफ के हिसाब से। तो वही बात है सर, जो है वो रजिस्टर्ड है अंडर इंडियन कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट, यानी भली वो रजिस्टर्ड, भली उसका दिल वहाँ पे लगा है, पर वो रेगुलेट होगी अंडर बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट जो हमने ऊपर पढ़ा। यानी रजिस्टर्ड वहाँ पे होगी पर रेगुलेट की भाई तूने चलना कैसा है वो यहाँ पे। सर बीवी के आगे कोई जा सकता क्या, ऐसी बातें अंदर ही रखना पड़ता भाई। बाद में एम क्या है, तो सर मेन एम है इसका टू प्रोवाइड क्रेडिट टू ऑल इकोनॉमिकली बैकवर्ड पीपल। क्या सर, ऐसे लोग जो इकोनॉमिकली बैकवर्ड है उनको ये लोन पे पैसा देती। तो सर इसके भी 3 सब टाइप है, एक प्राइमरी क्रेडिट सोसाइटी, दूसरी डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक और तीसरी स्टेट कोऑपरेटिव बैंक। तो सर ये प्राइमरी क्रेडिट सोसाइटी क्या है, तो ये ऐसी बैंक है जो विलेज लेवल पे ऑपरेट करती और इसको जो फंड्स है वो डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक से मिलता और स्टेट कोऑपरेटिव बैंक से मिलता। क्लियर है? क्लियर है सर। अब डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक क्या है, तो ऐसी बैंक जो ऑपरेट करे डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, और ये फंड कहाँ से लेती, तो स्टेट कोऑपरेटिव बैंक से।
क्लियर है सर। और स्टेट कोऑपरेटिव बैंक क्या है? तो ऐसी बैंक जो पैसा जनरल पब्लिक से ले, किससे ले? जनरल पब्लिक से, और ऑपरेट भी कहाँ करे? स्टेट लेवल पे। और ये क्या करती है सर? फंड लेती नहीं, फंड देती है। किसको किसको? तो प्राइमरी क्रेडिट सोसाइटीज को और डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल सोसाइटीज को। अब सर क्योंकि पैसा दिया है तो ध्यान भी रखेगी, तो ये क्या करती? उनको मॉनिटर भी करती। अरे सर इतना घुमा घुमा के बोलने से अच्छा सीधा सीधा बोलो ना आप कि प्राइमरी क्रेडिट सोसाइटी है, इसके लिए विलेज लेवल पे डिस्ट्रिक्ट से और स्टेट से पैसा लेगी। अब क्योंकि डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक है तो ऑपरेट भी डिस्ट्रिक्ट पे ही करेगी और पैसा सिर्फ स्टेट वालों से लेगी। ये तो सर 3 लेयर हो गए, एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक। हाँ सर। और इसके बाद में ये जो है ये जनरल डिपॉजिट लेंगी पब्लिक से, ऑपरेट करेगी स्टेट लेवल पे। अब ये किससे पैसा लेगी सर? ये तो सबसे ऊपर हो गई। तो ये पैसा देगी किसको किसको? डिस्ट्रिक्ट वाले को और प्राइमरी वाले को। अब क्योंकि पैसा दिया है तो इन पे ध्यान भी रखेगी, यानी इनको मॉनिटर भी करेगी। होप सो ये सारी चीज़ें आपको क्लियर हो। सर क्लियर तो है, एकदम मस्त समझ गए, पर इतने सारे पॉइंट्स हम याद कैसे रखें? तो इसके लिए मेरे पास मेमोरी ट्रिक है ना। तो हर बार की तरह हमारे मेमोरी ट्रिक के होते 3 पार्ट है, स्टोरी टेलिंग, स्टोरी बिल्डिंग और लास्ट में रिमेंबरिंग। तो आप एकदम रिलैक्स होकर ये स्टोरी सुनना। तो ये फोटो में जिस आदमी को आप देख रहे हो इसको तो पूरा देश ही जानता है। ये एकदम रिस्पेक्टेड हमारे बिजनेसमैन है जिनका नाम है मोटा भाई। क्या नाम है इनका? मोटा भाई। एकदम बड़े कमर्शियल बिजनेसमैन है, क्योंकि जहाँ भी जाएंगे वहाँ कुछ ना कुछ कमा के आएंगे। तो एक बार क्या हुआ था, इन्होंने काम धंधे से अपनी थोड़ी छुट्टी ली और ये अपने गांव के दौरे पे गए। तो ये जब अपने गांव देख रहे थे तो इनका बड़ा मन दुखा कि यार मेरे पास इतना पैसा है, देश के पास इतना पैसा है, फिर भी ये गांव इतना पीछे क्यों है? यहाँ बेसिक फैसिलिटीज़ भी नहीं है। जाने दो, सरकार ने काम किया हो ना किया हो, मैं यहाँ काम करूँगा और मैं यहाँ को एकदम ए ग्रेड लेवल का गांव बना दूंगा और यहाँ पे एकदम स्पेशलाइज्ड इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट करूंगा। क्या करूंगा? स्पेशलाइज्ड इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट करूंगा। और आपको तो पता ही है, मोटा भाई जहाँ भी जाएंगे गाड़ के आएंगे। तो उन्होंने क्या किया, इसका सब एक प्लान बनाया और जब इसकी इन्वेस्टमेंट की बारी आई तो इतनी तगड़ी इन्वेस्टमेंट लग रही थी कि इन्होंने अपनी जिंदगी भर की सेविंग्स इसमें फूंक दी। क्या कि इन्होंने अपनी जिंदगी भर की सेविंग्स इसमें फूंक दी। पर वंस अ बिजनेसमैन ऑलवेज अ बिजनेसमैन, ऐसे ही कुछ भी थोड़ी देंगे। तो उन्होंने ये पूरा डेवलपमेंट करने के बदले में, यानी इसके एक्सचेंज में, डायरेक्ट सेंट्रल बैंक का ही कॉपरेशन मांग लिया, जो कि सही भी है क्योंकि जो काम सरकार ने करना चाहिए था वो काम मोटा भाई ने किया। होप सो ये स्टोरी आपको क्लियर हो। अगर ना भी हो तो एक बार आप रिवाइंड करके अच्छे से देख सकते। अब हम पिक्चर के साथ देखेंगे। मोटा भाई देश के सबसे बड़े व्यापारी, सबसे ज्यादा प्रॉफिट कमाने वाली कंपनी, कमर्शियल मोटा भाई। कहाँ गए थे सर? अपने रीजनल रूरल एरिया में गए थे, जहाँ जाके उनका बड़ा मन दुखा। तो उन्होंने क्या किया, वहाँ पे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट करने का सोचा। पर कैसी इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट? एकदम स्पेशलाइज्ड, क्योंकि मोटा भाई है, जहाँ भी जाएंगे गाड़ के आएंगे। तो इन्वेस्टमेंट ही उसमें इतनी तगड़ी लग रही थी कि उन्होंने आगे पीछे एक भी विचार नहीं किया और पूरी अपनी जिंदगी भर की सेविंग्स उसमें लगा दी। पर वंस अ बिजनेसमैन ऑलवेज अ बिजनेसमैन, उन्होंने उसके एक्सचेंज में डायरेक्ट सेंट्रल बैंक से ही कॉपरेशन मांग लिया। क्लियर है? क्लियर है सर। एक बार वापस देखेंगे। तो मोटा भाई कमर्शियल मोटा भाई अपने रीजनल रूरल एरिया में ऐसी स्पेशलाइज्ड इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, कैसी? बिल्कुल स्पेशलाइज्ड इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट करना चाहते थे, जिसकी इन्वेस्टमेंट में उन्होंने अपनी जिंदगी भर की सेविंग्स लगा दी। पर वंस अ बिजनेसमैन ऑलवेज अ बिजनेसमैन, उन्होंने उसके एक्सचेंज में डायरेक्ट सेंट्रल बैंक से ही कॉपरेशन मांग लिया। एक बार वापस। मोटा भाई कमर्शियल मोटा भाई अपने रीजनल रूरल एरिया में ऐसी स्पेशलाइज्ड इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट करना चाहते थे। कैसी डेवलपमेंट? एकदम स्पेशलाइज्ड इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट करना चाहते थे, जिसकी इन्वेस्टमेंट में उन्होंने अपनी जिंदगी भर की सेविंग्स लगा दी। पर वंस अ बिजनेसमैन ऑलवेज अ बिजनेसमैन, उन्होंने उसके बदले में डायरेक्ट सेंट्रल बैंक का ही कॉपरेशन मांग लिया। होप सो ये स्टोरी आपको क्लियर हो। मुझे लगता है कि सारे पॉइंट्स आपको याद हो गए होंगे। अरे क्या सर, ऐसे कैसे याद हो गए? याद हुए कि नहीं देखते ना। तो हमने क्या देखा था सर? कमर्शियल मोटा भाई रीजनल रूरल एरिया में ऐसी स्पेशलाइज्ड क्या करना चाहते थे? इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट करना चाहते थे, जिसकी इन्वेस्टमेंट ही इतनी भारी थी कि उसकी सेविंग्स, उन्होंने अपनी जिंदगी भर की सेविंग्स लगा दी। पर वंस अ बिजनेसमैन ऑलवेज अ बिजनेसमैन, जिसके एक्सचेंज में उन्होंने डायरेक्ट सेंट्रल बैंक का ही कॉपरेशन मांग लिया। एक बार वापस देखेंगे सर। तो क्या था सर? मोटा भाई कमर्शियल मोटा भाई अपने रीजनल रूरल एरिया में ऐसी स्पेशलाइज्ड, कैसी स्पेशलाइज्ड इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट करना चाहते थे, जिसकी इन्वेस्टमेंट में उन्होंने अपनी ज़िंदगी भर की सेविंग्स लगा दी। पर वंस अ बिजनेसमैन ऑलवेज अ बिजनेसमैन, उसने उसके एक्सचेंज में यानी बदले में डायरेक्ट सेंट्रल बैंक का ही कॉपरेशन, कॉपरेशन से आप कॉपरेटिव याद रखने का। तो होप सो ये स्टोरी आपको क्लियर हो। अरे क्या सर ऐसी याद रह गई? हमको एग्जाम में तो कोई 4-5 पॉइंट लिखने पड़ते हैं, हम तो पूरी की पूरी आपको मुंह तोड़ बता देंगे। बढ़िया बात है। पर मैंने मेरे एंड का तो काम कर लिया। अब आप आपके एंड पे
एक बार टेक्स्ट को अच्छे से पढ़ के निकालना, ठीक है। और सेल्फ प्रैक्टिस छोड़नी नहीं है, क्योंकि जब तक हाथ के नीचे से जाएगा नहीं तब तक याद आएगा नहीं। तो मर जाना, लुट जाना, झुक जाना, कुछ भी कर लेना, लेकिन अभी के अभी राइटिंग प्रैक्टिस जरूर करनी है। तो शुरू करेंगे हम फंक्शंस किससे, कमर्शियल बैंक के फंक्शंस से। तो कमर्शियल बैंक्स के मोटे मोटे तौर पे दो बड़े फंक्शन है, एक होते हैं प्राइमरी फंक्शंस और दूसरे होते हैं सेकेंडरी फंक्शंस। सर ये प्राइमरी फंक्शंस मतलब क्या? तो ऐसे फंक्शंस जो बैंक मेनली परफॉर्म करते हैं, यानी बैंक का मेन काम क्या है। तो बैंक क्या करती सर, लोगों से पैसा लेती और बैच पे ही लोगों को पैसा देती। क्या करती, लोगों से पैसा लेती यानी एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट, और बैच पे ही लोगों को पैसा देती यानी ग्रांटिंग ऑफ लोन्स एंड एडवांसेस। अब आप क्या काम करना, 1 मिनट ये वीडियो को पॉज करके चार्ट देख लेना, इसको एक बार अपने नजर के नीचे से निकाल लेना और एक फ्लो समझ लेना। इसके बाद में चार्ट क्या बोलता, हमें नीचे इन डेप्थ देख के चार्ट पे वापस आएंगे। ठीक है, क्लियर है सर, क्लियर है। तो सर हमने सबसे पहले देखा था एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट। अब हमने डेफिनेशन में पढ़ा था जो डिपॉजिट लिया है उसको वापस भी करना पड़ेगा, यानी हमें रीपे भी करना पड़ेगा। तो टाइम डिपॉजिट ऐसे डिपॉजिट होते हैं जो हमें किसी टाइम के खत्म होने के बाद रीपे करना पड़े। कब रीपे करना पड़े? आफ्टर एक्सपायरी ऑफ डिसाइडेड टाइम। यानी हमने बैंक को बोला कि देख भाई बैंक, ये हमारे पैसे तू रख पर मुझे 1 साल में वापस कर देना। तो जब हमारा ये 1 साल खत्म होगा तो बैंक को ये पैसे वापस करना पड़ेंगे। तो ये जो पैसे हमने किसी टाइम के लिए बैंक में दिए तो ये बन जाएगा हमारा टाइम डिपॉजिट। अब इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल है फिक्स्ड डिपॉजिट, एफडी, जो हम घर पे करवाते। ये क्या है सर? फिक्स्ड अमाउंट फिक्स्ड पीरियड के लिए हम फिक्स्ड इंटरेस्ट रेट पे देते। क्या करते सर हम? फिक्स्ड अमाउंट फिक्स्ड पीरियड के लिए फिक्स्ड इंटरेस्ट रेट पे देते। ये हमने घर पे सुन रखा है। जैसे अगर मेरे पास में मान लो 1 लाख रुपए, वो मैं 1 साल के लिए 6% के इंटरेस्ट पे दूं तो मुझे कितने मिलेंगे? 6,000 रुपए। क्लियर है, क्लियर है सर। तो फिक्स्ड डिपॉजिट वैसे तो इन्फ्लेशन भी बीट नहीं करता, पर एकदम सेफेस्ट हेवन ऑफ एसेट बोलते हैं, जिसमें क्या होता है हमारा पैसा बढ़ता है, कभी यहाँ पैसा कम नहीं होता। ये काफी सेफ होता है क्योंकि यहाँ बैज मिलता ही मिलता है। अब क्या करते सर, हमें यहाँ एक एफडीआर मिलता है। जब हम एफडी लेते हैं ना, हमें एक एफडीआर मिलता है। ये एफडीआर क्या है? फिक्स्ड डिपॉजिट रिसिट। क्या है? फिक्स्ड डिपॉजिट रिसिट। ये बोलती है कि देख भाई बैंक, हमने तेरे पास में पैसा दिया तो उसका कुछ तो प्रूफ दे। तो बैंक प्रूफ बोल के हमें एफडीआर देती। और बहुत बार इस एफडीआर के अगेंस्ट हम लोन भी ले सकते। अब सर एफडी करवा के उसके ऊपर लोन कौन लेगा? तो बहुत बार कुछ ऐसे सीजनल बिजनेसेस होते हैं जो साल भर में 4 या 5 ही महीने चलते। तो साल भर तो उनका पैसा अटका के नहीं रख सकते ना, क्योंकि 6 महीना बिजनेस कर लो फिर 6 महीना क्या करूं मैं। तो उससे वो साल भर की एफडी करवा लेते और 6 महीने के लिए अपनी वर्किंग कैपिटल नीड्स के लिए वो पैसा यूज कर लेते। वहाँ एफडी का भी बैच चालू या बिजनेस की भी कमाई चालू। वाह वाह सर, ठीक है। उसके बाद में अगर आप कभी बीच में से एफडी विड्रॉ करो तो उस पर आपको इंटरेस्ट रिड्यूस्ड रेट पे मिलता है, यानी आपको इंटरेस्ट में बैंक वाले मार देते। क्लियर है, क्लियर है सर। तो फिक्स्ड डिपॉजिट क्या था? फिक्स्ड अमाउंट फिक्स्ड पीरियड के लिए फिक्स्ड इंटरेस्ट रेट पर, जिसके अगेंस्ट हमें एफडीआर मिलता। अब सर रिकरिंग डिपॉजिट क्या है? जैसा नाम वैसा काम। रिकरिंग मतलब बार बार डिपॉजिट करना एक साथ। जैसे हम एक साथ फिक्स्ड अमाउंट देते थे ना, यहाँ पे फिक्स्ड अमाउंट देंगे पर वो बार बार जनरली महीने महीने करके देते। तो यहाँ पे क्या होता है? एक फिक्स्ड सम। कैसी सम? फिक्स्ड। मान लो 1,000 रुपए हर महीने डिपॉजिट होता। क्या होता? हर महीने डिपॉजिट होता। अब सर ये करवाएगा कौन? तो बहुत से हमारे देश में ऐसे लोग हैं जिनके पास में रेगुलर फ्लो ऑफ इनकम है, पर उनके पास में उतना पैसा नहीं आता एक साथ में, तो वो थोड़ा थोड़ा करके पैसा जमा करवाते। तो ये कौन ऑपरेट करते हैं सर? ऑपरेटेड बाय दोज हु हैव रेगुलर इनकम, जैसे सैलरी वाले। क्लियर है, क्लियर है सर। और अब हम क्योंकि बार बार पैसा जमा करा रहे, एक साथ में कुछ नहीं दे रहे, तो हमें हिसाब किताब भी रखना पड़ेगा ना भाई। तो इसलिए बैंक सेपरेट पासबुक भी प्रोवाइड करती। अरे सर सीधा सीधा बोलो ना, फिक्स्ड डिपॉजिट है तो फिक्स्ड अमाउंट फिक्स्ड पीरियड के लिए फिक्स्ड इंटरेस्ट रेट पे, जहां एफडीआर मिलता। और रिकरिंग डिपॉजिट है म्हणजे बार बार पैसे देते, तो यहाँ पे एक फिक्स टर्म जनरली हर महीने पे डिपॉजिट होती। और यहाँ पासबुक मिलता, वहाँ एफडीआर था, यहाँ पासबुक है। क्लियर है सर। अब डिमांड डिपॉजिट, डिपॉजिट है तो वापस करना पड़ेगा, पर डिमांड डिपॉजिट जैसा नाम वैसा काम। जब कस्टमर डिमांड करे तब उसका डिपॉजिट वापस कर दो। क्या? जब कस्टमर डिमांड करे तब उसका डिपॉजिट वापस कर दो। तो इसमें 2 अकाउंट्स होते हैं, एक सेविंग्स अकाउंट्स और एक दूसरा करंट अकाउंट। अब सर सेविंग अकाउंट जैसा नाम वैसा काम, ये जनरली इनकरेज करता है हैबिट ऑफ सेविंग, क्योंकि सर बचत करना फ्यूचर के लिए काफ़ी ज़रूरी है। अब सर इसे यूज़ कौन करता? तो फिर से वही जिनका रेगुलर या फिक्स्ड इनकम है, क्योंकि बचाना उन्हें ही पड़ता जिनका रेगुलर या फिक्स्ड इनकम है, जिनका कंटिन्यूअस फ्लो चालू रहता है जैसे बिजनेस वगैरह, वो ऑलरेडी उनकी मैनेजमेंट काफ़ी अच्छे ढंग से करके रखते।
अब क्योंकि सर हैबिट ऑफ सेविंग इनकरेज करना है तो कितने बार भी पैसे थोड़ी उठाने दे सकते हम, तो इसीलिए रिस्ट्रिक्शंस होते हैं ऑन विड्रॉल लिमिट्स। क्या करते हो, रिस्ट्रिक्ट करते हैं विड्रॉल लिमिट्स को, पर कुछ ना कुछ फायदा भी करके देते हैं। आपसे पैसा लेते तो आपको कुछ ब्याज भी देते, पर काफ़ी लो इंटरेस्ट रेट पे वो ब्याज होता है। और सबसे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है यहाँ पे एक फ्लेक्सी डिपॉजिट। सर ये क्या है, फिक्स्ड डिपॉजिट और सेविंग अकाउंट्स का एक मिक्सचर होता है। मतलब ये कंबाइन करता है एडवांटेजेस ऑफ बोथ, सेविंग अकाउंट भी और फिक्स्ड डिपॉजिट अकाउंट भी। कैसे सर, तो आओ समझते। मान लो मेरा एक सेविंग्स अकाउंट है जिसमें मैं चाहता हूँ कि हर बार मेरे 1 ही लाख रुपए रहे। कितने लाख रुपए रहे, 1 ही लाख रुपए रहे, पर मेरी अलग से एक एफडी भी है। तो कभी कभार क्या है, मैं यहाँ वहाँ पे कुछ काम करके 10,000 15,000 ऐसे कमा लेता हूँ। क्या सर, सेविंग अकाउंट्स लो इंटरेस्ट रेट पे है और एफडी हाई इंटरेस्ट रेट पे है। तो ये जो मेरा 10,000 है वो मैं लो इंटरेस्ट रेट पे क्यों रखूँ। मैं बोलता बैंक देख, मेरे पास में अभी लिमिट से ज़्यादा पैसा है, तो तू थोड़े दिन के लिए पैसा अपने एफडी में ले ले, अपने एफडी में स्वीप कर ले। बैंक में इसको स्वीप या ऑटो स्वीप बोलते। क्या बोलते, बैंक में इसको स्वीप या ऑटो स्वीप। और कभी अगर ऐसा हो कि मेरी 1 लाख की लिमिट थी पर मेरे को 2,000 रुपये कम गिर गए, तो बैंक बोलती टेंशन मत ले, ये एफडी में से ही तू तेरे 2,000 रुपये यहाँ निकाल ले। क्या कर ले, तेरे एफडी में से ही 2,000 रुपये यहाँ ले ले। सर सीधा सीधा बोलो ना, एक सेविंग अकाउंट है, एक एफडी का अकाउंट है। सेविंग अमाउंट की एक लिमिट है, अगर उससे ऊपर हो जाए पैसा तो सीधा एफडी में, अगर उससे नीचे आ जाए पैसा तो एफडी से इधर। क्लियर है, क्लियर है सर। तो इससे क्या होता है, जो हमारा एक्स्ट्रा पैसा बचता है उस पर कुछ ना कुछ ज़्यादा इंटरेस्ट हमें मिल जाता है। और यदि कभी हमारी लिमिट कम हो जाए तो फिर वहां से हम पैसा यहाँ ले सकते हैं, ताकि हमें रोजमर्रे की जिंदगी में परेशानी ना आए। क्लियर है, क्लियर है सर। अब उसी का उल्टा करंट अकाउंट होता है। ये कौन यूज करते हैं सर, ये जिनके रेगुलर बैंकिंग ट्रांजैक्शन है, मतलब बिजनेस फर्म्स, हॉस्पिटल्स वगैरह जो रोज धंधा करते हैं, रोज इनका पैसा आता जाता है। तो यहाँ पे सर क्योंकि रोज पैसा आता जाता है तो इस पे आप रिस्ट्रिक्शन लगा ही नहीं सकते विड्रॉल्स और डिपॉजिट पे, क्योंकि उनका काम ही बिजनेस है भाई। तुम उनको पैसा निकालने और पैसा रखने नहीं दोगे तो वो आपका अकाउंट यूज क्यों करेंगे। अब क्योंकि इसमें इतना ज़्यादा पैसा निकालना है और कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, तो भाई बैंक बोलती देख भाई, अगर रेस्ट्रिक्शन नहीं है तो इंटरेस्ट भी मत ले। तो यहाँ पे इंटरेस्ट भी नहीं मिलता, पर ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी मिलती। कौन सी फैसिलिटी, ओवरड्राफ्ट। सर ये ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी क्या है, जैसा नाम वैसा काम। क्या, ओवरड्राफ्ट यानी ओवर विड्रॉइंग, यानी जितने आपके अकाउंट में पैसा है उससे ज़्यादा पैसे का आप चेक बोलो या कोई भी पेमेंट हो वो कर पाओ। तो ऊपर का पैसा देती कौन, बैंक। तो ये एक हम एग्जांपल से समझते। मान लो कि मैं एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन हूँ। क्या हूँ, मैं एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन हूँ और बाजार में मेरी काफ़ी इज्जत है, बाजार में मेरी इज्जत काफ़ी ज़्यादा है। तो एक बार क्या हुआ, मेरे पास पैसे थे पर उस टाइम पे पैसे की व्यवस्था नहीं थी। तो मेरे पास एक बार 10,000 रुपये का चेक आया। क्या आया, 10,000 रुपये का चेक आया। पर उस टाइम पे मेरे अकाउंट में 9,000 रुपये थे। कितने थे, 9,000 रुपये थे। अब सिर्फ 1,000 रुपये के लिए अगर मेरे जैसे आदमी का चेक बाउंस हो तो बाजार में कितना नाम खराब होगा। तो मैं गया बैंक के पास, बोला बैंक भाई ये चेक पास करवा दे, अभी के मेरे अकाउंट में 1,000 रुपये एक्स्ट्रा के तू डाल दे, मेरे पास जैसे ही पैसा आएगा मैं तुझे दे दूंगा। तो यहाँ बैंक ने क्या किया, मेरा जो 9,000 का बैलेंस था वो और खुद के 1,000 रुपये दे के 10,000 रुपये का चेक पास करवाया। तो यहाँ क्या किया हमने, ओवरड्राफ्ट, यानी हमारे अकाउंट की जितनी लिमिट थी उससे ज्यादा हमने ड्रॉ करके चेक पास करवाया। यानी 9,000 रुपये वो, 1,000 रुपये हमने बैंक से लिए और 10,000 रुपये का चेक पास करवा लिया। तो ओवरड्राफ्ट किया, म्हणजे जो हमारी लिमिट थी उससे ओवरड्राफ्ट किया। और ये जो पैसा है बैंक मेरे को ब्याज मारेगी पर मैं वापस चुका दूंगा। क्लियर है, क्लियर है सर। तो आओ एक बार हम चार्ट देखते हैं। हाँ एक चीज, यहाँ पे स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट मिलता है, क्योंकि सर इतने ट्रांजैक्शन है, रोज के रोज ट्रांजैक्शन है, तो हिसाब रखना पड़ता। तो जहां भी ट्रांजैक्शन ज्यादा है या एक से ज्यादा ट्रांजैक्शन हो रहे तो वहां पे आपको स्टेटमेंट मिलना ही है। क्लियर है, क्लियर है सर। तो हमने क्या देखा था सर, प्राइमरी फंक्शन में बैंक पैसा लेती है ताकि ब्याज पे ही पैसा लोगों को दे सके, तो एक्सेप्ट तो किए डिपॉजिट। अब डिपॉजिट हमने दो टाइप के देखे, कौन से, एक था टाइम डिपॉजिट, दूसरा था डिमांड डिपॉजिट। टाइम डिपॉजिट मतलब टाइम खत्म की डिपॉजिट खत्म, यानी जैसे ही टाइम एक्सपायर बैंक को वो पैसा वापस देना पड़े। और डिमांड डिपॉजिट मतलब जैसे ही कस्टमर डिमांड करे वो पैसा कस्टमर को वापस करना पड़े। अब टाइम डिपॉजिट में हमने दो टाइप देखे, एक था फिक्स्ड डिपॉजिट, दूसरा था रिकरिंग डिपॉजिट। क्या, एक था फिक्स्ड डिपॉजिट और दूसरा था रिकरिंग डिपॉजिट। एक साथ पैसा दे दो या बार बार पैसा दे दो। और डिमांड डिपॉजिट के दो टाइप थे, एक था सेविंग्स अकाउंट और दूसरा था करंट अकाउंट। एक था सेविंग्स अकाउंट और दूसरा था करंट अकाउंट। क्लियर है, क्लियर है सर। हम सेकंड वाला प्राइमरी फंक्शन देखेंगे जो था ना, ग्रांटिंग ऑफ लोन्स एंड एडवांसेस। हाँ हाँ, तो लोन्स जनरली तीन टाइप के होते हैं। सबसे पहला शॉर्ट टर्म लोन्स, दूसरा मीडियम टर्म लोन्स और तीसरा लॉन्ग टर्म लोन्स। कैसे कैसे, सबसे पहला शॉर्ट टर्म लोन, सेकंड मीडियम टर्म लोन और थर्ड लॉन्ग टर्म लोन। तो ऐसा लोन जो सिर्फ 1 साल तक के लिए हो और वर्किंग कैपिटल में यूज करे। वर्किंग कैपिटल करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी, जो रोजमर्रे का बिजनेस चलाने में हमारी मदद करे। हाँ हाँ सर, याद आ गया। मीडियम टर्म लोन म्हणजे ऐसा लोन जो 1 से 5 साल के लिए लिया जाए और जो वर्किंग के साथ साथ फिक्स्ड कैपिटल के लिए भी कंट्रीब्यूट करे।
क्लियर है सर। और लॉन्ग टर्म लोन म्हणजे जैसा नाम वैसा काम, जो 5 या ज़्यादा साल के लिए लिया जाए और जो लॉन्ग टर्म कैपिटल में कंट्रीब्यूट करे। क्लियर है सर। अब एडवांसेस क्या है? तो सर एडवांसेस एक प्रकार के शॉर्ट टर्म लोन्स ही है। क्या है? एडवांसेस एक प्रकार के शॉर्ट टर्म फंड्स ही है जो जनरली 1 साल से कम के लिए दिए जाते हैं। तो उसके 3 प्रकार है। सबसे पहला कैश क्रेडिट। कौन सा क्रेडिट? कैश क्रेडिट। तो ये दोनों को मिलता है सर, चाहे आपका करंट अकाउंट हो चाहे आपका सेविंग्स अकाउंट हो, ये दोनों को मिलता है, पर एट अ हायर इंटरेस्ट रेट। और सेपरेट सीसी अकाउंट तो मिलता ही सर, क्योंकि आप ट्रांजैक्शन ज़्यादा करोगे, और जहाँ भी ट्रांजैक्शन ज़्यादा होते हैं वहाँ पे आपके लिए अकाउंट भी दूसरा कर दिया जाता है और उसका स्टेटमेंट भी मिलता है। अब एक कैश क्रेडिट क्या है सर? तो जनरली बैंक से करती कुछ कोलैटरल, कोलैटरल म्हणजे चीज़ें गहान रख के कुछ लोन देती है, यानी ये चीज़ हमारे पास रख दे और इसके अगेंस्ट तो इतना पैसा लेके चले जा। तो ऐसी चीज़ों पे लोन देती, तो इसको हम बोलते हैं कैश क्रेडिट। अब सर ओवरड्राफ्ट, ये तो हमने अभी पढ़ लिया था, ये सिर्फ करंट अकाउंट होल्डर्स को मिलता। और यहाँ पे एक चीज ध्यान रखना है, यहाँ पे इंटरेस्ट सिर्फ वही अमाउंट पे चार्ज होता जितना कि ओवरड्रॉन यानी विड्रॉन है। यानी 9,000 पे जो हमने 1,000 रुपये एक्स्ट्रा लिया था ना, तो सिर्फ उस 1,000 पे ही चार्जेस लगेगा। वाजिब है ना सर? 9,000 तो आपके थे, आपने बैंक से लोन कितने का लिया, भले ही थोड़े टाइम के लिए लिया, पर लिए कितने का था? 1,000 रुपये का। और उसके बाद में नो सेपरेट अकाउंट सर, क्योंकि वही अकाउंट में हमने ओवरड्रॉ किया था, इसीलिए ओवरड्राफ्ट हुआ था वो। क्लियर है सर। और इसके बाद में डिस्काउंटिंग ऑफ बिल्स ऑफ एक्सचेंज। सर ये तो चैप्टर नंबर 7 अकाउंट्स में हम देख ही चुके। हाँ। तो बैंक क्या करती, बहुत बार बिल्स को जो है वो एडवांस में डिस्काउंट करके देती। ये क्या रहता सर? कुछ नहीं, कोई आदमी बोलता कि भाई मैं तेरे को 10 महीने बाद में पैसा दूंगा, उसका एक बिल यानी एक कागज पे लिख के देता कि मैं भाई तेरे को 10 महीने बाद पैसे दूंगा। तो ये कागज आप बैंक के पास में लेके जा सकते हो, और बैंक अभी का आपको उसके अगेंस्ट में कुछ पैसा काट के, जो उनका मार्जिन है वो रख के आपको पैसा दे देगी, और जब 10 महीना भरेगी तब वो आदमी से जाके पैसा ले लेगी। क्लियर है सर। तो अगर मैं ये चार्ट अच्छे से वापस देखूं, तो हमने क्या देखा था सर? प्राइमरी फंक्शंस, क्या लोगों से पैसा लेके लोगों को ही पैसा बैच पे देती है, जिसमें हमने एक्सेप्ट किया था डिपॉजिट, और फिर ग्रांट किया था लोन्स एंड एडवांसेस। तो लोन्स हमने 3 देखे, शॉर्ट मीडियम लॉन्ग। कौन से? शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म, लॉन्ग टर्म। और उसके बाद में एडवांसेस क्या था सर? कैश क्रेडिट, ओवरड्राफ्ट और डिस्काउंटिंग। सीसी तो मैंने आपको बता दिया, चीज़ों को गहान रख के यानी कोलेटरल रख के जो हम पैसा लेके जाते बैंक से, वो ओवरड्राफ्ट, यानी जो हमारे बैंक की लिमिट है, हमारे बैंक में जितना पैसा है उससे हम ओवरड्रॉ कर ले पैसे को। और डिस्काउंटिंग ऑफ बिल तो मैंने आपको बता दिया, जो फ्यूचर में पैसा आने वाला था, आज ही वो बिल जाके बैंक के पास में डिस्काउंट कर लो, और बैंक को बोले तो फ्यूचर में उससे पैसा कलेक्ट कर लेना। क्लियर है सर। तो एक बार ये चार्ट को अच्छे से रिवाइज करते हैं। सबसे पहले कमर्शियल बैंक, 2 फंक्शंस, प्राइमरी और सेकेंडरी। उसमें प्राइमरी फंक्शंस में क्या सर? लोगों से पैसा ले ताकि लोगों को ही पैसा ब्याज पे दे, एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट और ग्रांटिंग ऑफ लोन्स एंड एडवांसेस। अब डिपॉजिट क्या सर? तो ऐसा डिपॉजिट जो टाइम के साथ खत्म हो जाए, टाइम डिपॉजिट, और ऐसे डिपॉजिट जो डिमांड करते ही वापस देने पड़े, वो डिमांड डिपॉजिट। अब टाइम सर, या तो एक साथ पैसा दे दो फिक्स डिपॉजिट, या बार बार पैसा दे दो रिकरिंग डिपॉजिट। या तो सर आपका सेविंग्स अकाउंट बना लो डिमांड के अंदर, कि आपके थोड़े विड्रॉल्स, ट्रांजैक्शन लिमिट्स कम हो और आप में इनकरो जो सेविंग के हैबिट्स। या तो फिर आप करंट अकाउंट कर लो सर, कितना भी सेव करो, कुछ भी करो, ना रेस्ट्रिक्शन ना ब्याज मिलता, पर ओवरड्राफ्ट मिलता। और सर लोन्स में क्या है सर? एक होते हैं लोन्स, एक होते हैं एडवांसेस। ये शॉर्ट टर्म लोन को ही हम एडवांसेस बोलते हैं, जिसमें लोन्स के 3 टाइप, शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म, लॉन्ग टर्म। और एडवांसेस में कैश क्रेडिट, ओवरड्राफ्ट्स और डिस्काउंटिंग। क्लियर है। तो पिछली क्लास में हम फंक्शंस ऑफ कमर्शियल बैंक देख रहे थे, जिसमें हमने प्राइमरी फंक्शंस देख लिए थे। प्राइमरी फंक्शंस क्या थे सर? बैंक लोगों से पैसा लेती है ताकि बैच में लोगों को पैसा दे पाए, यानी एक्सेप्ट कर पाए डिपॉजिट और ग्रांट कर पाए लोन्स और एडवांसेस। आज बारी है सेकेंडरी फंक्शंस की। सर सेकेंडरी फंक्शंस मतलब क्या? तो सीधी सीधी सरल भाषा में समझे तो ऐसे एडिशनल फंक्शंस जो बैंक परफॉर्म करे मेन फंक्शंस के अलावा। क्या? ऐसे एडिशनल फंक्शंस जो मेन फंक्शन के अलावा बैंक परफॉर्म करती। अब इसमें कौन से फंक्शन है सर? एक है एजेंसी फंक्शन और एक है यूटिलिटी फंक्शन। तो आज की इस वीडियो में हम एजेंसी फंक्शन को देखेंगे। तो सर सबसे पहले एजेंसी फंक्शन है क्या, हमें ये तो बता दो। तो आप एजेंसी फंक्शन को एज एजेंट समझो। अब एजेंट क्या काम करता? वो हमारे बिहाफ पे हमारा काम करता। क्या करता? हमारे बिहाफ पे हमारा काम करता, और बहुत बार हमें रिप्रेजेंट करता। जैसे अगर मैं कोई मेरा काम करने के लिए एजेंट लगाऊँ, फॉर एग्जाम्पल मेरी दुकान है और मैं बेचने के लिए एक सेल्समैन थ्रू एजेंट लगाऊँ, तो जो भी एजेंट, जो मेरा काम था सेल्समैन ढूंढने का, वो मेरे एजेंट ने किया। पर जब वो एजेंट वो आदमी के पास गया तो उसने मुझे रिप्रेजेंट किया कि भाई तू इसकी दुकान पे जाके काम कर। तो एजेंसी क्या है सर? वो या
तो हमारे बिहाफ पे काम करे या हमको रिप्रेजेंट करे या दोनों करे। तो क्या है सर, कमर्शियल बैंक एक्ट्स एज एन एजेंट और रिप्रेजेंटेटिव ऑफ इट्स क्लाइंट। अब इसमें सबसे पहला फंक्शन है पीरियोडिक कलेक्शन एंड पेमेंट। ये आप नेटफ्लिक्स के एग्जांपल से समझो। अब नेटफ्लिक्स को आप दोनों पॉइंट ऑफ व्यू से देखना, एक नेटफ्लिक्स के और एक सब्सक्राइबर के। अब जब कोई सब्सक्राइबर नेटफ्लिक्स का सब्सक्रिप्शन लेता तो वो बार बार महीने टू महीने या जैसे भी आप सब्सक्रिप्शन लो वो रिन्यू करता है उसको बार बार। अब वो पैसे कटते सर वो बैंक से, हम एक ऑटो पे ऑटो मैंडेट लगाते ना, तो ये एक प्रकार की स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन ही होती है बैंकों की, देख बैंक ये तारीख को तू इतना इतना पेमेंट नेटफ्लिक्स को कर देना। वही अगर आप नेटफ्लिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से देखो तो नेटफ्लिक्स भी तो अपना पेमेंट चेक करवाएगा ना यार। वो बोलेगा बैंक देख ये तारीख को ये सब्सक्राइबर से इतना पैसे ले लेना। तो बैंक ने क्या किया सर, नेटफ्लिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से कलेक्ट किया इनकम, एज वेल एज नेटफ्लिक्स भी कुछ पेमेंट करता होगा, पर अगर हम सब्सक्राइबर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो उसने पीरियोडिकल पेमेंट्स भी लिए जो कि स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन पे थे। अब सर बैंक है, कोई काम फुकट में थोड़ी करेगी, तो इसका वो कुछ चार्जेस लेते फिक्स्ड अमाउंट में, जिसको हम सर्विस चार्ज कहते। क्लियर है? क्लियर है सर। अब नेक्स्ट वाला पॉइंट है पोर्टफोलियो मैनेजमेंट। सर ये पोर्टफोलियो क्या है? तो पोर्टफोलियो कुछ खास चीज़ नहीं होती, जिस भी एसेट क्लास में हम इन्वेस्ट करके रखते उस सबको जब हम एक जगह पे क्लब करें तो वो जो हमें एक शीट या वो जो एक हमें प्लेस दिखती उसको हम पोर्टफोलियो कहते हैं। अब सर पोर्टफोलियो को मैनेज क्यों करना पड़ता? तो बहुत बार हम कुछ ऐसे एसेट्स में काम करते हैं जिनकी वैल्यू कम ज़्यादा होती। अब पोर्टफोलियो क्यों मैनेज करेंगे सर? क्योंकि हमें रिटर्न चाहिए ज़्यादा और रिस्क चाहिए कम। क्या हमें रिटर्न चाहिए ज़्यादा और रिस्क चाहिए कम? अब क्योंकि मेरे जैसा आदमी है ना, मुझे कैपिटल मार्केट समझ में आता, ना मुझे शेयर मार्केट समझ में आता, ना मुझे रियल एस्टेट मार्केट समझ में आता, तो मैं बोलता देख भाई बैंक, मेरे पास पैसा है, तू मेरा पैसा रख और मेरे बिहाफ पे तू पूरा पोर्टफोलियो को मैनेज कर और मुझे अच्छे से अच्छा रिटर्न निकाल के दे और जो भी तेरे चार्जेस बनते तू वो ले ले। तो बैंक क्या करती है सर, अंडरटेक टू परचेस एंड सेल सिक्योरिटीज या शेयर्स बॉन्ड्स, जो कैपिटल मार्केट है ना उसका एग्जांपल लिया, सच एज शेयर्स बॉन्ड्स एक्सेट्रा ऑन बिहाफ ऑफ देयर क्लाइंट। तो पोर्टफोलियो को मैनेज करती। क्लियर है? क्लियर है सर। उसके बाद में डीमटेरियलाइजेशन। सर ये डीमटेरियलाइजेशन क्या है? तो आपने देखा होगा आपके दादा परदादा के ज़माने में जो शेयर्स होते थे वो पेपर फॉर्मेट में आते थे, पेपर के फॉर्म में, जो स्टैम्प पेपर वगैरह थे ना उसके फॉर्म में। सर उसकी तो बहुत परेशानी थी, कभी वो फट जाते थे, कभी गल जाते थे, कभी कोई साइन वगैरह उस पर झूठी कर देता था, उसका सर इतना प्रॉपर हिसाब नहीं था। तो फिर गवर्नमेंट ने क्या किया, ये जो भी सारी चीज़ें पेपर फॉर्मेट में थी उसको इलेक्ट्रॉनिकली डिजिटल फॉर्मेट में लाया। क्या किया, ये जो भी सारी चीज़ें पेपर फॉर्मेट में थी इसको इलेक्ट्रॉनिकली डिजिटल फॉर्मेट में लाया। जिससे क्या हुआ सर, सारी चीज़ें बड़ी आसान हो गई। अगर आज आप कोई पेपर के शेयर को डीमैट में कन्वर्ट है नहीं तो आप वैसे वो शेयर बेच ही नहीं पाओगे। तो क्या करती है सर, बैंक प्रोवाइड सच फैसिलिटीज टू देयर क्लाइंट टू होल्ड सिक्योरिटीज इन एन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट। जैसे आईसीआईसीआई डायरेक्ट है, आईसीआईसीआई बैंक का सिक्योरिटीज होल्ड करने का ऐप है जहाँ पे आप ट्रेड भी कर सकते हैं। उसके बाद में फंड ट्रांसफर। सर ये क्या है, जो बैंक में हमारे फंड्स रहते हैं, जो हमारे पैसे रहते हैं वो आप ट्रांसफर करो, चाहे उस बैंक की सेम ब्रांच में करो या दूसरे किसी ब्रांच में करो। फॉर एग्जांपल वन ब्रांच टू अनदर ब्रांच, यानी आईसीआईसीआई मुंबई टू आईसीआईसीआई पुणे, या ब्रांच ऑफ अनदर बैंक जैसे आईसीआईसीआई मुंबई टू एचडीएफसी पुणे। क्लियर है? क्लियर है सर। तो ये फंड ट्रांसफर वाला पॉइंट क्या बोलता, बैंक प्रोवाइड्स फैसिलिटी ऑफ फंड ट्रांसफर फ्रॉम वन ब्रांच टू अनदर ब्रांच, यानी आईसीआईसीआई मुंबई टू आईसीआईसीआई पुणे, और ब्रांच ऑफ अनदर बैंक यानी आईसीआईसीआई मुंबई टू एचडीएफसी पुणे। क्लियर है? क्लियर है सर। अब फॉरेक्स ट्रांजैक्शन बोल लो या फॉरेन ट्रांजैक्शन बोल लो, तो बहुत बार क्या होता है सर, हमारे यहाँ के जो लोग हैं एक्सपोर्टर इंपोर्टर्स हो गए या ऐसे भी लोग हैं जो फॉरेन में ट्रेड करते, वहाँ के कैपिटल मार्केट और में ट्रेड करते, तो सर उनके पास, हमारे पास तो हमारे देश का रुपया है पर वहाँ रुपया चलता नहीं, वहाँ उनकी करेंसी चलती। तो सर फिर उन करेंसी में ट्रेड करने के लिए क्या होता है सर, बैंक परचेस और सेल करती फॉरेन एक्सचेंज। क्या करती, बैंक परचेस और सेल करती फॉरेन एक्सचेंज ऑन द बिहाफ ऑफ द क्लाइंट फॉर ओवरसीज ट्रांजैक्शन। क्योंकि हमारे पास तो रुपया है सर, वहाँ पे काम करने के लिए या तो हमें डॉलर लगेगा या आप जहाँ भी काम करो लंदन वगैरह में करो तो पाउंड लगेगा। क्लियर है? क्लियर है सर। अब एक चीज़ आप ध्यान रखना, बोर्ड में बड़े कंटेंट के ही बड़े नंबर मिलते। क्या कि बोर्ड में बड़े कंटेंट के ही बड़े नंबर मिलते, तो आप ऑन द बिहाफ ऑफ क्लाइंट्स एक कॉमन वर्ड्स या कॉमन लाइन बोल के आप चिपका सकते। क्लियर है? क्लियर है सर। अब ये सारी चीज़ें तो हम समझ गए सर, अब इतने सारे पॉइंट को हम याद कैसे रखें, तो इसके लिए मेरे पास मेमोरी ट्रिक है ना। तो हर बार की तरह हमारे मेमोरी ट्रिक के होते 3 पार्ट है, स्टोरी टेलिंग, स्टोरी बिल्डिंग और लास्ट में रिमेंबरिंग। तो आप एकदम रिलैक्स होकर स्टोरी सुनना। तो एक बार क्या हुआ था, जैसे आपको पता है मुझे शेयर मार्केट नहीं समझता, मुझे कैपिटल मार्केट नहीं समझता, रियल एस्टेट मार्केट तो फिर बहुत दूर का हो गया सर। तो मैंने क्या किया, क्योंकि मेरे पास में पैसे थे तो मैं मेरे बैंक वाले के पास में गया और उसको बोला कि भाई तू मेरे पैसे मैनेज कर। तो वो टाइमली अपने पोर्टफोलियो वगैरह मैनेज करते थे, पर एक बार क्या हुआ, उन्होंने कुछ ऐसे फंड ट्रांसफर के ट्रांजैक्शन लिए जो मुझे समझ में नहीं आए। तो फिर मैंने उनको कॉल किया और बोला कि सर ये आपने क्या किया, ये मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, आप मेरे को समझाओ। तो सर समझाते समझाते क्या बोले मेरे को, देखो सर हमारी एक्सपर्ट टीम, क्या हमारी एक्सपर्ट टीम टाइम टू टाइम यानी पीरियोडिकली आपका पोर्टफोलियो, यानी क्या पीरियोडिकली आपका पोर्टफोलियो मैनेज करती, जिसके चलते
हमने क्या किया, आपका जो डीमैट अकाउंट था ना उसमें कुछ फंड ट्रांसफर लिया ताकि हम फॉरेक्स ट्रांजैक्शन कर पाए। एक बार वापस देखते सर। तो क्या हुआ, जब मेरे को कुछ ट्रांजैक्शन समझ में नहीं आए तो जब मैंने मेरे बैंक वाले एजेंट को कॉल किया तो उसने बोला देखो सर, हमारी एक्सपर्ट टीम टाइम टू टाइम यानी पीरियडिकली आपका पोर्टफोलियो मैनेज करती, जिसके चलते आपके डीमैट अकाउंट में हमने कुछ फंड्स ट्रांसफर किए थे ताकि हम फॉरेक्स ट्रांजैक्शन कर पाए। एक बार वापस देखते सर। तो क्या बोला एजेंट ने, हमारी एकदम एक्सपर्ट टीम टाइम टू टाइम यानी पीरियडिकली आपका पोर्टफोलियो मैनेज करती, जिसके चलते आपके डीमैट अकाउंट में हमने कुछ फंड्स ट्रांसफर किए थे ताकि हम फॉरेक्स ट्रांजैक्शन कर पाए। होप सो ये स्टोरी आपको क्लियर हो, अगर ना भी हो तो एक बार रिवाइंड करके देख लेना, आप ही की स्टोरी है। पर सर हमें नहीं लगता कि हमें सारी चीजें याद है। आओ देखते याद है कि नहीं। तो हमने क्या पढ़ा था कि पीरियोडिक पोर्टफोलियो मैनेज करने के चक्कर में हमारे डीमैट अकाउंट में फंड ट्रांसफर किया ताकि हम फॉरेक्स ट्रांजैक्शन कर पाए। अब आप स्टोरी को एकदम आराम से देखना। हमने क्या किया था, पीरियोडिकली, उससे याद रखना, पीरियोडिक कलेक्शन एंड पेमेंट, पोर्टफोलियो को मैनेज करने के चलते, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट, हमने डीमैट, ये डीमैट से डिमटेरियलाइजेशन याद रखना आप, हमने डीमैट में कुछ फंड ट्रांसफर लिया ताकि हम फॉरेक्स ट्रांजैक्शन कर पाए। चलो एक बार मन से बोल के देखते। तो क्या हुआ सर, पीरियोडिकली पोर्टफोलियो मैनेज करने के चलते हमने हमारे डीमैट में कुछ फंड ट्रांसफर किया ताकि हम फॉरेक्स ट्रांजैक्शन कर पाए। एक बार वापस देखते हैं सर। हमने क्या किया, पीरियोडिकली पोर्टफोलियो को मैनेज करने के चक्कर में हमारे डीमैट में कुछ फंड ट्रांसफर करवाया ताकि हम फॉरेक्स ट्रांजैक्शन कर पाए। होप सो ये स्टोरी आपको क्लियर हो, होप सो आपको ये स्टोरी याद भी रही हो। हाँ सर याद तो रहेगी, पर अब मैंने मेरे एंड का तो काम कर लिया, आपने आपके एंड पे एक बार टेक्स्ट को बिल्कुल अच्छे से पढ़ के निकालना है। कौन सा वाला टेक्स्ट सर? हाँ, ये वाला टेक्स्ट, क्योंकि जब तक आप एक बार खुद से रीड नहीं दोगे चीज़ों की उतनी क्लैरिटी नहीं आ पाएगी। और हाँ, सेल्फ प्रैक्टिस छोड़नी नहीं है, एक बार हाथ के नीचे से चीज़ें जानी चाहिए। तो पिछली क्लास में हमने एजेंसी फंक्शंस देख लिए थे, ये वाली क्लास में हम यूटिलिटी फंक्शंस देखेंगे। सर यूटिलिटी का मतलब यूज में आना। अब क्लाइंट के लिए क्या करते, बैंक कुछ कुछ ऐसी सर्विसेज देती जो उनके सिर्फ बेनिफिट के लिए हो, यानी वो यूज में ला सके फॉर द पर्पज ऑफ बेनिफिट। तो यूटिलिटी इज इक्वल टू बेनिफिट, यानी कमर्शियल बैंक प्रोवाइड्स इट फॉर द बेनिफिट ऑफ इट्स क्लाइंट। क्लियर है? क्लियर है सर। अब ये कौन से यूटिलिटी फंक्शन परफॉर्म करती, तो ये प्रोजेक्ट रिपोर्ट बना के देती। क्या करती? प्रोजेक्ट रिपोर्ट बना के देती। सर अब प्रोजेक्ट रिपोर्ट क्या होती है? तो जनरली अगर कोई प्रोजेक्ट चल रहा, चाहे वो फैक्ट्री हो या अंडर कंस्ट्रक्शन हो, रियल इस्टेट वगैरह कुछ हो, तो जनरली क्या होता है, यहाँ की एक प्रोजेक्ट रिपोर्ट निकलती है, यानी इस प्रोजेक्ट की वैल्यू कितनी है, ये फ्यूचर में कितना पैसा ला सकती है, यानी इसके फाइनेंशियल प्रोजेक्शंस क्या है, और इसमें बाकी भी चीज़ें होती है जिससे हमें एक उस प्रोजेक्ट की वैल्यू समझ में आए। तो ये प्रोजेक्ट रिपोर्ट बना के कौन देगा? तो बैंक बना के देना। पर ये प्रोजेक्ट रिपोर्ट हमने बनानी क्यों है? ताकि हम फंड्स ले पाए, ऑप्टेन ऑफ फंड्स, लोन वगैरह जो लेते हैं ना हम प्रॉपर्टीज वगैरह पे, वो इससे मिलती। तो बैंक क्या करती है सर, बैंक प्रिपेयर्स प्रोजेक्ट रिपोर्ट्स एंड फिजिबिलिटी स्टडीज फॉर द क्लाइंट एज प्रोजेक्ट रिपोर्ट्स एनेबल द फर्म टू ऑप्टेन फंड्स, क्योंकि प्रोजेक्ट रिपोर्ट रहेगा तो आप फंड्स ले पाओगे। अब नेक्स्ट वाली अंडर राइटिंग सर्विसेज। हाँ सर ये तो हमने पहले ही पढ़ रखी। अंडर राइटिंग सर्विसेज मतलब ऐसी सर्विसेज जो बैंक दे ऐसी कंपनीज को जो पहली बार अपना आईपीओ लाती, यानी पहली बार अपने शेयर्स पब्लिक को इशू करती। तो हर बार उन्हें ये एक डर सता था कि अगर मेरे सारे शेयर सब्सक्राइब नहीं हुए तो मैं क्या करूंगा। तब ये बैंक्स बीच में आती और बोलती कि देख भाई, हम गारंटी लेते कि तेरे सारे शेयर सब्सक्राइब होंगे, अगर ना हो पाए तो बचा हुआ पोर्शन यानी जो भी बचे हुए शेयर्स थे वो हम ले लेंगे। तो क्या बोलती बैंक, बैंक अंडर राइट द इशू ऑफ सिक्योरिटीज बाय द कंपनीज। कौन सी कंपनीज? जो पहली बार आईपीओ, पहली बार फ्रेश पब्लिक इशू चलाती। इफ शेयर्स आर नॉट फुल्ली सब्सक्राइब्ड, यानी ऐसे शेयर्स जो फुल्ली सब्सक्राइब नहीं हुए, यानी जो शेयर्स बच गए वो हम ले लेंगे। द बैंक टेक्स अप द रिमेनिंग पोर्शन। क्लियर है? क्लियर है सर। अब गिफ्ट चेक्स, ये सर अगर आप सादी भाषा में समझो तो जो हम लिफाफे में पैसे डाल के देते ना एनवलप में शादी वगैरह में, तो वो बोलते कि भाई तू पैसे मत दे, तू गिफ्ट का चेक डाल के दे, यानी वो एक चेक रहता है उस पर अमाउंट लिख के वो चेक दे दे। सर गिफ्ट की बात तो आप मत करो, हम पाई पाई जोड़ के देते रह गए उसको गिफ्ट। क्या कि हम पाई पाई जोड़ के देते रह गए उसको गिफ्ट, पर गैरों पे भरोसा करके उसने कभी नहीं ली हमसे लिफ्ट। अरे अरे सर इतना पर्सनल नहीं होने का। तो क्या करता सर, बैंक इशू गिफ्ट चेक्स टू अकाउंट होल्डर एज वेल एज नॉन अकाउंट होल्डर। भाई जरूरी नहीं है कि आपका उस बैंक में खाता ही हो, आप कहीं से भी गिफ्ट चेक लेके आ सकते फॉर द पर्पज ऑफ गिफ्टिंग ऑन ओकेजन। उसके बाद में गोल्ड रिलेटेड सर्विसेज। अब इसके बारे में तो आपको क्या ही बताऊँ, बैंक गोल्ड लेती भी है बेचती भी है, साथ में आपको एडवाइस भी करती कि आपने गोल्ड में कब इन्वेस्ट करना चाहिए, कौन से गोल्ड फंड्स में। ईटीएफ म्हणजे एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स। ये क्या होते हैं सर, तो ऐसे फंड्स जिसमें आप एक साथ पैसा नहीं लगाते, पर म्यूचुअल फंड्स के अपोजिट जो आप एक्सचेंज पे भी ट्रेड कर सकते। म्यूचुअल फंड आप ट्रेड नहीं कर सकते, उसको एक ही बार खाली करना पड़ता। एक्स्ट्रा नॉलेज है, रख लो। उसके बाद में लॉकर फैसिलिटी। तो सर लॉकर फैसिलिटी क्या बोलती,
तो सर जिसको ऐसा लगता कि भाई मेरे घर में ही मेरा सामान सेफ नहीं है तो तू सेफ कस्टडी बैंक के पास में दे दे। क्या जिसको ऐसा लगता कि मेरे घर में ही मेरा सामान सेफ नहीं है तो सेफ कस्टडी बैंक के पास में दे दे। तू वहाँ क्या क्या लग सकता, तो जो भी तुझे वैल्यूएबल्स लगे, वो जो तेरे कागज हो प्रॉपर्टी और के रहते ना वो, या फिर ओल्ड ऑर्नामेंट्स जो हमारे पुरखों के ज्वेलरी वगैरह रहती वो सब। तो क्या बोलती है, बैंक प्रोवाइड्स लॉकर फैसिलिटी फॉर सेफ कस्टडी। वही जिसको लगता मेरे घर में सेफ नहीं हो बैंक के लॉकर में जाके रख देगा। ऑफ वैल्यूएबल्स डॉक्यूमेंट्स एंड ओल्डन ऑर्नामेंट्स, यानी जो हमारे पुरखों के ज्वेलरी वगैरह है वो। बाद में इशू ऑफ ड्राफ्ट्स एंड चेक्स। सर हमने चेक तो पढ़ा था कि जो पैसा देने का एक ऑर्डर हो तो उसकी अब इन डेप्थ डेफिनेशन देखते। क्या सर, एन ऑर्डर जो बोले पे मनी, यानी चेक पे जिसका नाम है उसको तू पैसा दे। वही सर, फिर या तो फ्रॉम वन ब्रांच टू अनदर ब्रांच, यानी सेम बैंक में हो, यानी आईसीआईसीआई पुणे टू आईसीआईसीआई मुंबई, या अदर बैंक आईसीआईसीआई टू एचडीएफसी। क्लियर है, क्लियर है सर। पर ये ड्राफ्ट क्या है, तो हमने तो सर ड्राफ्ट देखा था ना, ऐसा चेक जो कभी बाउंस ना हो, क्योंकि बैंक पहले से ही वेरीफाई करके रखती कि आपके अकाउंट में उतना बैलेंस है या नहीं है। तो ड्राफ्ट का क्या होता है सर, हाँ एक चीज याद रखना, ड्राफ्ट जो है वो अकाउंट प्लस नॉन अकाउंट होल्डर किसी को भी मिलेगी। अगर आपको ड्राफ्ट लेना है तो आप किसी भी बैंक के पास में जाओ, वो आपको दे देगी। और हाँ, इसका चार्जेस अलग से लगता है, बैंक कमीशन चार्ज करती। क्या चार्ज करती? बैंक कमीशन चार्ज करती। और चेक जो है, चेक आपको तभी मिलेगा जब आपका उस बैंक में अकाउंट हो। कब? जब आपका उस बैंक में अकाउंट हो। तो होप सो ये सारी चीजें आपको क्लियर हो। हाँ सर समझ गए, पर इतने सारे पॉइंट हम याद कैसे रखे? तो इसके लिए मेरे पास मेमोरी ट्रिक है ना। तो हर बार की तरह हमारी मेमोरी ट्रिक के होते हैं 3 पार्ट है, स्टोरी टेलिंग, स्टोरी बिल्डिंग और लास्ट में रिमेंबरिंग। तो आप एकदम रिलैक्स होकर ये स्टोरी सुनना। ये सुंदर कन्या पे ध्यान कम, स्टोरी पे ध्यान ज्यादा। तो क्या हुआ था, ये जो मैडम है ना, इनका बहुत नाम था मार्केट में। ये जो भी प्रोजेक्ट अपने अंडर में लेती थी, क्या ये जो भी प्रोजेक्ट अपने अंडर में लेती थी उसको 1 नंबर कंप्लीट करके देती थी। तो एक बार कोई बहुत बड़ा आदमी था, मैम ने उनका प्रोजेक्ट अपने अंडर में लिया और बखूबी इसको भी कंप्लीट किया। तो वो ओनर मैम के काम से इतना खुश हुआ कि वो ओनर मैम को गिफ्ट देना चाहता था। और वो गिफ्ट में ऐसी वैसी चीज नहीं भाई, गिफ्ट में वो गोल्ड देना चाहता था। क्या देना चाहता था वो गिफ्ट में? गिफ्ट में वो गोल्ड देना चाहता था। पर आप मैडम की फूटी किस्मत बोल लो या उस ओनर का खोटा मन बोल लो, जब गिफ्ट देने का टाइम आया तो उसने बोला कि देख यार गोल्ड तो लॉकर में छूट गया। क्या बोला उसने? देख यार गोल्ड तो लॉकर में छूट गया, तो अभी का चेक और ड्राफ्ट ले ले। क्या? तू अभी का चेक और ड्राफ्ट ले ले। होप सो ये स्टोरी आपको क्लियर हो, नहीं तो एक बार रिवाइंड करके वापस देख लेना, क्योंकि अभी हम पिक्चर फॉर्मेट में देखेंगे। तो मैडम पे ध्यान कम, स्टोरी पे ध्यान ज्यादा। तो क्या किया हमारी मैडम ने, एक प्रोजेक्ट था, उस प्रोजेक्ट को अपने अंडर लिया। क्या किया? उस प्रोजेक्ट को अपने अंडर लिया, जिससे हमारा ओनर बहुत खुश हो गया था। तो वो उस प्रोजेक्ट के गिफ्ट के बदले में मैम को गोल्ड देना चाहता था। क्या देना चाहता था? मैम को, मैम को गोल्ड देना चाहता था। पर आपको बताया, या तो मैडम की किस्मत फूटी थी या ओनर का मन खोटा था। वो गोल्ड लॉकर में था। कहा था वो गोल्ड लॉकर में था। अब लॉकर में था भाई, पेमेंट तो देना ही पड़ेगा। तो फिर वो बोली भाई तू आ, तू चेक और ड्राफ्ट से पेमेंट ले ले। तो चलो ये स्टोरी को एक बार अच्छे से देखते। तो क्या हुआ, हमारी मैडम ने एक प्रोजेक्ट अपने अंडर में लिया। क्या किया? एक प्रोजेक्ट अपने अंडर में लिया, जिसके गिफ्ट में मैडम को गोल्ड मिलना था। पर क्योंकि वो गोल्ड लॉकर में था, क्या? पर क्योंकि वो गोल्ड लॉकर में था, तो फिर चेक और ड्राफ्ट मिला। एक बार वापस देखते सर। क्या हुआ, मैडम ने एक प्रोजेक्ट अपने अंडर में लिया, जिसके गिफ्ट में मैडम को गोल्ड मिलना था। पर क्योंकि वो गोल्ड लॉकर में था, तो फिर चेक और ड्राफ्ट मिला। एक बार वापस देखते। क्या हुआ था, मैडम ने एक प्रोजेक्ट अपने अंडर में लिया, जिसके गिफ्ट में मैडम को गोल्ड मिलना था। पर क्योंकि वो गोल्ड लॉकर में था, इसीलिए फिर चेक और ड्राफ्ट से पेमेंट हुआ। होप सो आपको क्लियर है। अब क्या सर हमको याद है कि नहीं, तो देखते ना याद है। तो हमने क्या देखा था, हमारी मैडम ने एक प्रोजेक्ट, प्रोजेक्ट से प्रोजेक्ट रिपोर्ट याद देखना, अपने अंडर, अंडर से अंडर राइटिंग सर्विसेज, जिसके गिफ्ट में, उससे गिफ्ट चेक याद रखना, गोल्ड, गोल्ड रिलेटेड सर्विस। पर क्योंकि वो लॉकर में यानी लॉकर फैसिलिटी में था, इसीलिए चेक और ड्राफ्ट दिया। क्लियर है, क्लियर है सर। तो एक बार मेरे साथ में हमसे बिना देखे बोलो। क्या था, एक बार हमारी मैडम ने प्रोजेक्ट अपने अंडर लिया, जिसके गिफ्ट में मैडम को गोल्ड मिलना था। पर क्योंकि वो लॉकर के अंदर था, इसीलिए चेक और ड्राफ्ट दिया। एक बार वापस सर। क्या हुआ, एक बार मैडम ने प्रोजेक्ट अपने अंडर में लिया, जिसके गिफ्ट में मैडम को गोल्ड मिलना था। पर क्योंकि वो लॉकर के अंदर था, इसीलिए चेक और ड्राफ्ट दिया। होप सो ये स्टोरी आपको क्लियर हो। अब मैंने मेरे एंड का तो काम कर लिया, अब आप आपके एंड पे एक बार ये यूटिलिटी फंक्शंस टेक्स्ट से अच्छे से पढ़ के निकाल लो, क्योंकि अगर आप ये एक बार पढ़ोगे तो आपको सारी चीजें बेटर और ज्यादा क्लियर होगी।
और बाद में सेल्फ प्रैक्टिस छोड़नी नहीं है सर, क्योंकि जब तक हाथ के नीचे से जाएगा नहीं तब तक याद आएगा नहीं। तो मर जाना, लुट जाना, झुक जाना, कुछ भी कर लेना, लेकिन अभी के अभी वीडियो पॉज करके सेल्फ प्रैक्टिस करनी जरूर है। तो शुरू करेंगे हम ई बैंकिंग सर्विसेज से। तो सर शुरू करने के पहले ये तो बता दो कि ई बैंकिंग सर्विसेज होती क्या है। तो ई बैंकिंग सर्विसेज मतलब इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग सर्विसेज, यानी जहां बैंकिंग ऑपरेशंस जो है ना वो कंप्यूटराइज्ड है, यानी जो भी बैंकिंग के हम ऑपरेशंस करते हैं वो थ्रू कंप्यूटर करते हैं। अब क्योंकि सारी चीज़ें कंप्यूटर से हो रही, वर्चुअल नेटवर्क पे हो रही, इसीलिए हम उसे वर्चुअल बैंकिंग भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम, इसीलिए उसे हम वर्चुअल बैंकिंग भी बोलते हैं। क्लियर है सर, क्लियर है। अब हर बार की तरह हम टेबल फॉर्मेट में पढ़ेंगे, जहाँ पे पहला वाला पॉइंट हमें बताएगा कि ये सर्विस है क्या, और ये सर्विस सेकंड वाले पॉइंट में देती क्या है। क्लियर है, क्लियर है। तो सबसे पहले नेट बैंकिंग और मोबाइल बैंकिंग। तो सर ये नेट बैंकिंग क्या है? तो बैंकिंग ट्रांजैक्शंस या बैंकिंग ऑपरेशंस जो आप वाया कंप्यूटर्स, लैपटॉप या अदर गैजेट, शॉर्ट में बोले तो कोई भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट पे जब आप ट्रांजैक्ट करो बैंकिंग ऑपरेशंस, वो बन जाएंगे आपकी नेट बैंकिंग। अब मोबाइल बैंकिंग क्या है सर? जैसा नाम वैसा काम, जब आप बैंकिंग सर्विसेज को यूज़ करो वाया मोबाइल फोन्स। क्या? जब आप बैंकिंग सर्विसेज को यूज़ करो वाया मोबाइल फोन्स, तब वो बन जाएगी मोबाइल बैंकिंग। अब ये सर्विसेज में आप कर क्या सकते? तो आप बैलेंस कितना है ये जान सकते, आप फंड्स ट्रांसफर कर सकते, आप कोई पेमेंट रुकवा सकते, आप चेकबुक भी इशू करवा सकते, और भी काफ़ी सारी चीज़ें की जा सकती है। होप सो ये पॉइंट आपको क्लियर है। अब नेक्स्ट क्या है सर? IMPS। ये एक इलेक्ट्रॉनिक मोड है पेमेंट सर्विस का। ये क्या है सर? जैसा नाम वैसा काम, इमीडिएट पेमेंट सर्विस। मतलब यहाँ पे इंस्टेंटली फंड्स ट्रांसफर होते हैं। यहाँ पे क्या होता है? एकदम इंस्टेंटली फंड्स ट्रांसफर होते हैं टू एनी अदर बैंक अकाउंट। क्लियर है, क्लियर है सर। इसके बाद का है NEFT। NEFT मतलब नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर। क्या? नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर। तो यहाँ पे क्या होते हैं सर? जैसा नाम वैसा काम। यहाँ पे फंड्स इलेक्ट्रॉनिकली ट्रांसफर होते हैं, पर डेफर्ड नेट बेसिस पे, एक साथ में बंडल होके हाफ आवरली बेसिस पे। सर अगर पढ़ के हम समझ जाते तो आपकी क्लास थोड़ी ना देखते, तो आओ इसे समझते। तो सर NEFT क्या होता है, इसको एक एग्जांपल से समझो। अगर मैं हूं, मैंने कोई पेमेंट 3:01 पे किया, कोई पेमेंट मेरे दोस्त ने 3:10 पे किया, किसी ने वही टाइम पे एक पेमेंट 3:15 पे किया, तो किसी ने 3:25 पे किया। तो NEFT के अंदर क्या होता है, ये जो चारों के चारों पेमेंट है ना, ये चारों के चारों पेमेंट एक साथ हाफ आवरली बेसिस पे, कौन से बेसिस पे? हाफ आवरली बेसिस पे 3:30 पे एक साथ में एग्जीक्यूट होंगे। तो क्योंकि ये सारे ट्रांजेक्शन्स एक साथ में है, तो मैं ये नहीं बोल सकता कि सारे ट्रांजेक्शन्स को हमने बंच किया या साथ में बंडल किया। हाँ सर। तो NEFT में क्या होता है, जो भी हाफ आवरली का टाइम होता है ना, जनरली ये हाफ आवरली एक्यूरेट वाले होते हैं, जैसे 3 बजे से 3:30 बजे तक। तो जो भी पेमेंट्स इसके बीच में होंगे, ये सारे एक ही टाइम पे 3:30 बजे एग्जीक्यूट होंगे। सेम पीरियड 3:30 से लेके 4 बजे के बीच में। यानी कोई अगर 3:31 पर भी पेमेंट करे तो उसका क्लियरेंस 4 बजे ही होगा, क्योंकि हाफ आवरली बेसिस पे है और बंडल होते हैं यहाँ पे ट्रांजेक्शन्स। यानी सारे ट्रांजेक्शन्स को एक साथ में बंच करेंगे, फिर एक साथ में ही क्लियर करेंगे। होप सो ये पॉइंट भी आपको क्लियर हो। तो क्या पढ़ा सर हमने? NEFT इज डेफर्ड नेट बेसिस। हाँ सर, अलग अलग जो हमने सारे पेमेंट की थी उसको एक साथ में बंडल किया था और हाफ आवरली बेसिस पे क्लियर किया था। तो क्या बोलता है? NEFT इज ऑन डेफर्ड नेट बेसिस वेयर ट्रांजैक्शंस आर बंडल टुगेदर क्लियरिंग ऑन हाफ आवरली बेसिस। क्लियर है सर। और एक चीज ध्यान देने वाली है कि नेशनल इलेक्ट्रॉनिक, NIC, नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर है। ऑब्जेक्टिव में अटकाते वाला यहाँ पे। ठीक है सर। अब दूसरा है RTGS, यानी रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट। यानी ऐसा फंड ट्रांसफर जो रियल टाइम पे भी हो और ग्रॉस सेटलमेंट भी हो। सर वे रियल टाइम क्या है? यानी ऐसा ट्रांजैक्शन जो कोई भी पीरियड में वेट ना करे, डायरेक्ट सेटल हो। यानी जैसे ही आपने ट्रांजैक्शन को प्रोसेस किया वो लग के सेटल हो, क्योंकि रियल टाइम बेसिस पे, कोई वेटिंग पीरियड ना हो उसमें। और ग्रॉस सेटलमेंट मतलब सर 1-to-1 बेसिस पे, यानी ग्रॉस सेटलमेंट, एक पेमेंट किया तो 1-to-1 बेसिस पे सेटल हो। जैसे NEFT में बंचिंग होती थी ना, तो ये विदाउट बंचिंग है। जो सारे ट्रांजैक्शन हम एक साथ में बंडल करके आधे घंटे में एग्जीक्यूट करवा रहे थे, तो ये यहाँ पे नहीं होगा। यहाँ 1-to-1 बेसिस पे होगा विदाउट बंचिंग, यानी एक ट्रांजैक्शन एक टाइम पे एक ही साथ एग्जीक्यूट होगा। अब सर इतनी अच्छी सुविधा दे रहे, तो इसमें मिनिमम अमाउंट होती है 2 लाख। यानी अगर आप मिनिमम 2 लाख का फंड ट्रांसफर करो तो ही आप RTGS फैसिलिटी को यूज कर सकते। अगर आपकी अमाउंट 2 लाख से कम है तो आप RTGS को यूज नहीं कर सकते, जो कि वाजिबी भी है सर, क्योंकि रियल टाइम पे हो रहा है, यानी कोई वेटिंग पीरियड नहीं है। ऊपर से 1-to-1 सेटल हो रहा, तो अमाउंट बड़ी होगी तभी ये सारी चीजें करेंगे ना। छोटी छोटी अमाउंट अगर आप ऐसे करते बैठ गए तो सिस्टम पे कितना लोड आएगा। क्लियर है सर। और एक चीज,
अब ये जो अमाउंट होती है बैंक को 2 आवर्स में ही क्रेडिट करनी पड़ती। क्या ये जो अमाउंट होती है जैसे ही बैंक के पास में आ गई, ये 2 घंटे के अंदर क्लाइंट को क्रेडिट करना पड़ेगा। क्लियर है सर। एक बार अगर अपन शॉर्ट में रिवाइज करें तो फंड ट्रांसफर करने के 3 तरीके। एक है IMPS यानी इमीडिएट पेमेंट सर्विस, दूसरी है NEFT यानी नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर, और तीसरी है RTGS यानी रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट। यहाँ पे तो सर इंस्टेंट ट्रांसफर है, कोई वेट वगैरह करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे हाफ आवरली बेसिस पे यानी जो भी ट्रांजेक्शन्स आप पिछले आधे घंटे में करोगे वो एक साथ में बंच होकर एग्जीक्यूट होंगे। और यहाँ पे रियल टाइम है यानी 1 to 1 बेसिस पे, यानी बंच का हो रहे ट्रांजेक्शन सिर्फ NEFT में, बाकी तो दोनों 1 to 1 बेसिस पे ही है। क्लियर है सर। नेक्स्ट वाला पॉइंट है एटीएम्स क्या है सर? ऑटोमेटेड टेलर मशीन। एनी टाइम मनी नहीं सालो, ऑटोमेटेड टेलर मशीन्स। तो ये ऐसी मशीन्स है जहां से आप कैश विड्रॉ कर सकते हैं, पर आजकल आप मनी भी डिपॉजिट कर सकते हैं थ्रू सीडीएम्स क्या है? कैश डिपॉजिटरी मशीन। क्या है? कैश डिपॉजिटरी मशीन्स। और आजकल के एटीएम तो और भी एडवांस हो गए, वो आपको पैसा भी ट्रांसफर करने में हेल्प करते हैं, बैंक स्टेटमेंट भी आपको वही मिल जाएगी, बहुत बार बैलेंस की इंक्वायरी भी आप वही कर सकते हैं। क्लियर है। तो एटीएम्स क्या है? तो एटीएम्स आर इलेक्ट्रॉनिक मशीन्स ऑपरेटेड बाय कस्टमर ऑन हिज ओन, यानी सर किसी की गरज नहीं है आपके पास में, अगर आपका पेमेंट का कार्ड है तो आप एटीएम में जाओ, आजकल तो यूपीआई से भी हो जाता, जहां से आप चाहो तो पैसा निकाल लो, चाहो तो पैसा डिपॉजिट कर लो। अगर आपको पैसा डिपॉजिट करना है तो वो डिपॉजिट करने वाली मशीन को CDM बोलते हैं, कैश डिपॉजिटरी मशीन। तो प्रोवाइड कैश डिपॉजिट थ्रू CDMs ओनली। और अदर सर्विसेज भी देते हैं जैसे ट्रांसफरिंग मनी, बैंक स्टेटमेंट और एक्सेट्रा। इसके बाद में डेबिट कार्ड क्या है सर? तो आपको और मेरे को पता है, उसको हम प्लास्टिक मनी बोलते हैं, और ये एक पेमेंट कार्ड है। क्या है? ये एक पेमेंट कार्ड है। ये जनरली हमारे अकाउंट से लिंक्ड होता है, और जब भी हम डेबिट कार्ड से कोई ट्रांजैक्शन करते हैं तो ऑटोमेटिकली हमारे अकाउंट से उतने पैसे कट जाते, तो अमाउंट गेट्स डिडक्टेड फ्रॉम द अकाउंट होल्डर्स अकाउंट। क्लियर है सर। दूसरा होता है क्रेडिट कार्ड। अब नाम में ही क्रेडिट है, मतलब सर ये उधारी वाला कार्ड है, ये भी एक पेमेंट कार्ड है, पर यह हमारा खुद का पैसा या हमारा खुद का अकाउंट होता है, यहाँ बैंक हमें उधार पे पैसा देती। अब इसकी एक लिमिट सेट करके देती जिसको हम लाइन ऑफ क्रेडिट बोलते हैं, कि भाई पकड़, तेरी क्रेडिट कार्ड की लिमिट 50,000 रुपये ही है, तो तेरे को उधार भी 50,000 रुपीज़ का ही मिलेगा। अब क्योंकि उधार देती सर, तो इसका एक अलग से खाता भी बना के दे देती बैंक की, भाई ठीक है तेरा जो उधार है यहाँ पे ट्रैक होगा, तो जैसे जैसे पैसे यूज करेगा वैसे वैसे पैसे भर भी देना। क्लियर है। तो इशूइंग बैंक क्रिएट्स अ रिवॉल्विंग अकाउंट, यानी अलग से एक खाता देती है, एंड ग्रांट्स अ लाइन ऑफ क्रेडिट, यानी तेरी क्रेडिट कार्ड की लिमिट कितनी है, चाहे 50,000 हो, चाहे 1 लाख हो, जो भी हो, टू द कस्टमर और द यूजर। क्लियर है सर। अब सर हम सारी चीज़ें तो समझ गए, अब हम इसको याद कैसे रखें? तो इसके लिए मेरे पास एक मेमोरी ट्रिक है ना। तो हर बार की तरह हमारे मेमोरी ट्रिक के होते 3 पार्ट है, स्टोरी टेलिंग, स्टोरी बिल्डिंग और लास्ट में रिमेंबरिंग। तो आप एकदम रिलैक्स होकर ये स्टोरी सुनना। तो एक बार क्या हुआ था, मैं बैंक में गया था, तो बैंक में बेचारे हमारे गांव के बुजुर्ग दादाजी भी आए थे, तो उनका कुछ पैसों का काम था, तो वो फंड ट्रांसफर करवाने आए। तो वो समझने लगे कि भाई फंड ट्रांसफर की प्रक्रिया क्या है। तो मैं बोला अंकल मैं तो आपको नहीं समझा पाऊंगा, आप एक काम करो मैनेजर से जाके मिलो। तो मैनेजर वहाँ पे गया और बोला काका आप नेट बैंकिंग मोबाइल बैंकिंग यूज़ कर लो। अब काका ठहरे हमारे यार, उनको कहाँ समझने वाली है सारी चीज़ें। तो वो फिर उनको समझाने लगा कि भाई तू नेट बैंकिंग मोबाइल बैंकिंग यूज़ कर। फिर वो बोला वो ठीक है मैं यूज़ कर लूँगा, पर मुझे पैसे ट्रांसफ़र करने हैं मेरे बच्चे को बाहर। तो वो बोले कि ठीक है ना काका, आप IMPS यूज़ कर लो, NEFT यूज़ कर लो, RTGS यूज़ कर लो, इतने सारे पेमेंट मेथड देती है हमारी बैंक। काका ये शब्द सुन के ही डर गए, और जब वो बाहर आए तो बड़े परेशान दिख रहे थे। तो फिर मैंने उनसे पूछ लिया काका काय झालं? तो काका बोले काय कामाचं ते मॅनेजर यार। मैं उसके पास में गया, तो मेरे को सारी सादी सादी चीज़ें समझा रहा यार, मेरे को कुछ समझ में नहीं आ रहा, ऊपर से इंग्लिश में बोल रहा, कुछ तो IMPS बोला, कुछ तो NEFT जैसा बोला, कुछ तो RTGS जैसा बोला। तो मैंने पूछा अंकल आपको काम क्या है, आपको कैश निकालनी है कि आपके बेटे को पैसे भेजना है? तो वो बोला मुझे कुछ नहीं करना, मुझे सिर्फ मेरे पैसे मेरे हाथ में दे दे, मैं बहुत परेशान हो गया है बैंक से, मैं मेरा देख लूंगा मुझे क्या करना है। तो मैंने बोला काका एक काम करो, आप सीधा वो ATM दिख रहा ना बाहर, वहाँ पे जाओ और डेबिट क्रेडिट कार्ड यूज़ करके पैसे निकाल लो। क्या करो, डेबिट क्रेडिट कार्ड यूज़ करके पैसे निकाल लो। तो होप सो ये स्टोरी आपको क्लियर हो। तो एक बार देखो क्या हुआ था। अब हमारे काका बड़े परेशान हो गए, तो वो मैनेजर के पास में गए थे देखने के लिए। तो मैनेजर उनको नेट बैंकिंग और मोबाइल बैंकिंग समझाने लग गया। उसमें भी फिर वो मोबाइल निकाल के क्या समझाने लग गया, काका तुम IMPS कर लो, काका तुम NEFT कर लो, काका तुम RTGS कर लो, ऐसे ऐसे आप फंड ट्रांसफर कर सकते। काका बोले मेरे को कुछ समझ में नहीं आ रहा। काका बाहर आए और बड़े परेशान दिखे, तो मैंने पूछ लिया काय झालं काका? तो फिर काका बोले कि यार मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। तो फिर हमने बोला काका आप एक काम करो, ATM में जाओ और वहां पे डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड यूज करके पैसे निकाल लो। एक बार वापस देखते हैं।
तो क्या हुआ था, जब काका बड़े परेशान हो गए तो मैनेजर से मिले, तो मैनेजर ने उन्हें नेट बैंकिंग और मोबाइल बैंकिंग बताया, जिसमें फंड ट्रांसफर करने के लिए उन्हें बोला या तो आप आईएमपीएस कर लो, या तो आप एनईएफटी कर लो, या तो आप आरटीजीएस कर लो। हमारी बैंक इतनी सारे ऑप्शन देते। काका ये सब सारी चीजें देख के बड़े डर गए। जब बाहर आए तो मैंने बोला काका ये सब आप छोड़ो, सीधा सीधा एटीएम में जाओ और डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड से पैसे निकाल लो। एक बार वापस देखते। तो क्या हुआ, काका को मैनेजर समझाने लगा नेट बैंकिंग और मोबाइल बैंकिंग, जिसके अंदर वो फंड ट्रांसफर की मेथड बता रहा था, या तो आप आईएमपीएस कर लो, या तो आप एनईएफटी कर लो, या तो आप आरटीजीएस कर लो। तो काका बाहर आके बड़े परेशान हो गए। तो मैंने बोला काका छोड़ो ना, सीधा एटीएम में जाओ और डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड से पैसे निकाल लो। होप सो ये स्टोरी आपको याद रही हो। क्या सर याद रही कि नहीं? नहीं नहीं, याद रही कि नहीं, हम चेक करते ना अभी। तो हमने क्या देखा था, काका बड़े परेशान हो गए थे, तो मैनेजर उनको नेट बैंकिंग और मोबाइल बैंकिंग समझा रहा था। फिर उसके अंदर काका ने उनको 3 फंड ट्रांसफर बताए थे, आईएमपीएस, एनईएफटी और आरटीजीएस। जब काका ये सारी चीजें सुन के भी परेशान रहे, तो फिर मैंने बोला काका आप एक काम करो, ये सारी चीजें जाने दो, एटीएम में जाओ, डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड यूज करके आपके पैसे निकाल लो। तो एक बार स्टोरी हम बिना देखे बोलते। तो क्या हुआ, मैनेजर बोला नेट बैंकिंग या मोबाइल बैंकिंग यूज करो, जिसमें आप चाहो तो आईएमपीएस, चाहो तो एनईएफटी, चाहो तो आरटीजीएस यूज कर लेना। पर काका ये सारी चीजें सुन के परेशान हो गए। तो फिर मैंने काका को सजेस्ट किया की ये सारी चीजें छोडो, जाऊ द्या सगळं तिकडं, तुम्ही एटीएमला जा आणि डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड से पैसे निकाल लो। एक बार वापस। क्या सर? तो नेट बैंकिंग और मोबाइल बैंकिंग यूज करना सिखा रहे थे काका को। तब वो बोले कि या तो तू आईएमपीएस यूज कर लो काका, या तो आप एनईएफटी यूज कर लो काका, या तो आप आरटीजीएस यूज कर लो काका। तो मैंने बोला काका ये सभी छोड़ दो, आप सीधा एटीएम में जाओ और डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड से पैसे निकाल लो। होप सो ये स्टोरी आपको क्लियर हो। ये वाली वीडियो में हम न्यू मॉडल्स ऑफ बैंकिंग भी देख लेंगे कि बैंकिंग के न्यू मॉडल्स कौन से। तो एक होता है स्मॉल फाइनेंस बैंक और दूसरा होता है पेमेंट बैंक। क्या एक होता है स्मॉल फाइनेंस बैंक और दूसरा होता है पेमेंट बैंक। तो स्मॉल फाइनेंस बैंक क्या करता सर? तो ये नॉर्मल बेसिक बैंकिंग फंक्शंस करता, जहाँ पे वो एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट भी करता, लेंडिंग भी करता, मतलब लोगों से ही पैसा लेता ताकि लोगों को ही पैसा ब्याज पे दे पाए। पर इसका मेन एम क्या है सर? फाइनेंशियल इंक्लूजन, मतलब सारे ही लोगों को फाइनेंशियली इंक्लूड करना। मतलब हर जो आदमी है, चाहे वो नीचे से नीचे के तबके का हो या चाहे अमीर से अमीर आदमी हो, हर आदमी तक फाइनेंशियल सर्विसेज पहुंचाना। तो स्मॉल फाइनेंस बैंक कौन कौन सी बैंक बन सकती है? या तो एनबीएफसी यानी नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज, या तो एमएफआई यानी जो माइक्रो एंड स्मॉल फाइनेंस इंडस्ट्रीज होती है ना वो, या तो एलएबी जो लोकल एरिया में हमारी बैंक्स होती है वो लोग कर सकते। पर इनके 2 मेन ऑब्जेक्टिव है। सबसे पहला, प्रोविजन ऑफ सेविंग फॉर अनसर्व्ड एंड अंडरसर्व्ड, म्हणजे अनसर्व्ड म्हणजे ऐसा आदमी जिस तक फाइनेंशियल सर्विसेज पहुंचे नहीं, और अंडरसर्व्ड मतलब ऐसा आदमी जिस तक फाइनेंशियल सर्विसेज पूरी तरीके से पहुंचे नहीं, कुछ कम ज़्यादा हो गया, सेक्शंस ऑफ पॉपुलेशन। और वो क्या करते हैं सर? हम सप्लाई ऑफ क्रेडिट भी करना चाहते हैं, पर क्योंकि सर ये स्मॉल फाइनेंस बैंक है तो ये स्मॉल बिजनेस यूनिट्स को या स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स को या माइक्रो एंड स्मॉल इंडस्ट्रीज को या अदर अनऑर्गेनाइज सेक्टर को ही क्रेडिट दे सकती। तो एक बार मेरे साथ में रिवाइज कर लो। तो सर स्मॉल फाइनेंस बैंक कौन से बैंक? तो ऐसे बैंक जो बेसिक बैंकिंग फंक्शंस करे, जहाँ पे एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट भी हो और लेंडिंग भी हो। मेन एम फाइनेंशियल इंक्लूजन, यानी हर आदमी को, चाहे वो छोटे से छोटा हो या चाहे वो अमीर से अमीर आदमी हो, हर आदमी तक फाइनेंशियल सर्विसेज पहुंचाए। उसके बाद में कौन कौन अप्लाई कर सकता है? या तो एनबीएफसी, या तो एमएफआई, या तो एलएबी यानी लोकल एरिया बैंक। ट्विन ऑब्जेक्टिव मतलब सबसे पहला प्रोविजन ऑफ सेविंग, किसके किसके लिए? या तो अनसर्व्ड जिस तक सर्विसेज ही नहीं पहुंची, या अंडरसर्व्ड यानी जिस तक कम सर्विसेज पहुंची। और सप्लाई ऑफ क्रेडिट, क्योंकि स्मॉल बैंक है तो स्मॉल बिजनेस यूनिट को ही देगी, स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर को ही देगी, और माइक्रो एंड स्मॉल इंडस्ट्रीज को देगी, या जो भी अदर अनऑर्गेनाइज सेक्टर है। इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल कौन सा है सर? तो एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक। अब सर ये पेमेंट्स बैंक क्या है? तो पेमेंट बैंक और बैंक की तरह ही होती है, पर ये लोन भी नहीं दे सकती और क्रेडिट कार्ड भी नहीं दे सकती। अरे सर मेन फंक्शन ही खा गया इसका। हाँ, ये लोन भी नहीं दे सकती और क्रेडिट कार्ड भी नहीं दे सकती, और जो डिपॉजिट भी एक्सेप्ट कर सकती ना वो सिर्फ 1 लाख रुपए तक। कितने रुपए तक? सिर्फ 1 लाख रुपए तक। और सर इसका एम क्या है? जैसे सर इसका एम था फाइनेंशियल इंक्लूजन, हर आदमी को इंक्लूड करे। इनका एम वो नहीं है सर, इनका एम है कि वो सिर्फ स्मॉल बिजनेसेस या जो लो इनकम के पीपल है उनको ही सर्व करे। क्या करे? जो छोटे लोग हैं, चाहे वो स्मॉल बिजनेसेस वाले हो या लो इनकम वाले पीपल हो, उनको ही सर्व करे। इसका एग्जाम्पल सर पेटीएम पेमेंट्स बैंक या एयरटेल पेमेंट्स बैंक है, वो भी। होप सो ये सारी चीज़ें आपको क्लियर हो। तो यहाँ हमारा बैंकिंग खत्म होता। अब तक हमने बैंकिंग में क्या क्या पढ़ा, एक बार उसको क्विकली देख लेते। सबसे पहले हमने बैंकिंग की डेफिनेशन देखी थी, फिर बैंकिंग कौन से वर्ड से आया था याद करने की कोशिश करो, फिर उसके बाद में उसके टाइप्स देखे, फिर फंक्शंस ऑफ कमर्शियल बैंक देखा था जिसमें कुछ प्राइमरी फंक्शंस थे, कुछ सेकेंडरी फंक्शंस थे, फिर उसके बाद में हमने ई बैंकिंग सर्विसेज देखी, और लास्ट में न्यू मॉडल ऑफ बैंकिंग भी देखे। होप सो ये सारी चीज़ें आपको क्लियर हो। अब
फंक्शंस में भी हमने प्राइमरी में देखा था एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट और ग्रांटिंग ऑफ लोन्स एंड एडवांसेस, और उसके बाद में सेकेंडरी में था एजेंसी फंक्शन और यूटिलिटी फंक्शन। अब एक आप काम करना, कल संडे है तो शायद ही कोई वीडियो आएगी, तो आप एक बार शांति से पूरे बैंकिंग को अच्छे से रिवाइज करना। और पहली बात, कॉन्ग्रेचुलेट करो खुद को कि आप इतने दिन तक कंसिस्टेंटली मेरी सारी वीडियोस देखते आए। आप ऐसे ही कंसिस्टेंट रहो, हम एंड तक बिल्कुल अच्छे तरीके से सिलेबस कवर कर लेंगे। तो बस आज के लिए इतना ही। अंत में मेरा यही मानना है कि आज हम जो कुछ भी है वो केवल और केवल अपने माता पिता की वजह से है, तो वी शुड ऑलवेज रिस्पेक्ट आवर पेरेंट्स। और बाकी क्या है जी, आप मेहनत करते रहिए। तो बस इसी के साथ आज के ठहराव को यही ठहराया जाता है, और मिलते हैं नए दिन नई शुरुआत के साथ।